जी, अब हम ऑनलाइन है। साखवार समूह की तरफ से लाइव जूम, फेसबुक और यूट्यूब पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। और इटली के शहर फिदेंसा से जी फेवरी का सलाम और अदब कबूल फरमाए। आज की साखवार सामोआ मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत है वो काबिल एहतराम शख्सियत, मजहबी, समाजी और अदबी हलकों में जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ के मोहताज नहीं। जनाब हरीश मैसी साहब आज इस मुलाकात में हमारे दरमियान लाइव मौजूद है। असल में पाकिस्तान में कारी ताश का आगाज इन से ही होता है। इन्हें बाबाए कारी ताश भी कहा जाता है। यूथ ट्रेनर और सहाफ़ी भी है। हम लोग मैगजीन के बानी और चीफ एडिटर हैं। वो ना सिर्फ इंसानी हकूक के अजीम कारकुन और अलंबरदार हैं, बल्कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन यूथ को शौर, आगाही देने वाले और तशख्खुस से रोशनास कराने वाले लीडर हैं। वो दानश्वर भी है, अफसाना नगार भी है, मजहबी स्कॉलर भी है। इनकी लिखी हुई लोगों की अंजील काफी पूरी दुनिया में मकबूल है। कागजी धूप अफसानवी मजमुआ भी मंजरेआम पर आ चुका है और आजकल बतौर डीकन बरतानिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बल्कि पूरी दुनिया का बेहद कीमती सरमाया है। जनाब हरीश मैसी साहब, आपको साखवार समूह की तरफ से खुशामदीद कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। पूरी टीम साखवार समूह की आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। आज की मुलाकात में इनकी फन, शख्सियत और खिदमात पर बात करने के लिए हमारे पास जो काबिल एहतराम और मोतबर शख्सियत साखवार समूह जूम ऑनलाइन पर मौजूद हैं, वो भी मुनफरद और आला मकाम रखती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा यास्मीन जोसेफ पाकिस्तान से और जनाब आसम खन्ना अमेरिका से। मैं आसम खन्ना के बारे में कहूँगा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है, जदीद असलाह की टेक्नोलॉजी के तज्जिया नगार और कॉलम नगार है। अमेरिका में तलीमी अदारों में लेक्चर के लिए सफर में रहते हैं। साखवात और समूह के मीडिया डायरेक्टर और मरकजी नायब सदर है। जनाब आसम खन्ना पाकिस्तानी अमेरिकन है। उनको दावत देता हूँ कि वो हरीश मैसी साहब से मुलाकात का आगाज फरमाए, लेकिन मुलाकात से पहले काबिल एहतराम शख्सियत आज के हमारे मेहमान जनाब हरीश मैसी को एक बार फिर साखवा और समूह की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद। मैं जनाब आसम खन्ना साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो मुलाकात का आगाज फरमाए। गौरी साहब, मैं उनकी बात करने से पहले मैं आपकी बातों का थोड़ा सा जवाब दे दूं। आपने इतना बोझ मेरे सर पे डाल दिया है, वो मैं कैसे उठाऊंगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी आपने। भाई, ऐसा तो मैं हूं भी नहीं। पता नहीं आपको कहाँ से नजर आता है ऐसे। देखें, ये जो सारी बातें बड़ा, आपने तो अपने दिल की बातें कही हैं। आपने मुझे पता नहीं क्या बना दिया। मैं वो कुछ नहीं हूँ। ये ऐसे है कि जब आप ऐसे कहते हैं तो मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ। मैं एक बहुत असल लगता है कि मैं ना, ये क्या कर दिया है आपने। बस मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे साथ वैसे ही सलूक करें जैसे आप अपने साथ करते हैं।
वाह क्या बस। हाँ बड़े लोगों के लिए बोझ भी बड़ा ही होता है, भारी होता है। और वो ये आपकी खूबी है कि आप नरम मिजाज, धीमे और उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, जो ऐसा कहते हैं। वरना हम सब की, पूरी दुनिया की नज़र में आप एक अजीम अजीम इंसान और चल जी, शख्सियत तुसी ना बाज आओ, कोई गल नहीं। है। जी आसिम साहब आप बात कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीम भाई। मेरे लिए ये बहुत ही एजाज की और एहतराम की बात है कि मैं हरीश साहब के हवाले से इस प्रोग्राम की निजामत कर रहा हूँ। जर्मन पायलट है डीटर एफ उकडॉफ। आजकल वो इधर अमेरिका में दानश्वर है, मुमताज मजहबी रहनुमा है। तो वो जंग अजीम दोम की ना एक रवायत सुनाते हैं कि एक शहर बहुत ही ज्यादा तबाही का शिकार हुआ और वहां पे यसु मसीह का एक मुजस्मा था। तो वो भी जो है वो नीचे गिर गया और लोग बहुत रोए क्योंकि वो उनके ईमान की अलामत था। तो खैर उन्होंने मुजस्मे की मुरम्मत वगैरह की और उसको काफी हद तक पुरानी शक्ल में ले आए। लेकिन ऐसा हुआ कि जो मुजस्मे के हाथ थे वो इतने डैमेज हो गए थे कि वो उनकी मुरम्मत नहीं हो सकती थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो संग तराश को बुलाते हैं और नए हाथ जो है ना वो बनवाते हैं मुजस्मे के साथ। अब हुआ ऐसा कि दो ग्रुप बन गए। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, नए हाथ बनने चाहिए, मुजस्मा खूबसूरत लगना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जंग की जो तल्ख यादें हैं ना उसके हवाले से मुजस्मे को हाथों के बगैर ही रहने देते हैं। एनी हाउ, फैसला ये हुआ कि मुजस्मे को हाथों के बगैर ही खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसके नीचे एक तहरीर लिख दी गई, तुम मेरे हाथ हो। तो आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, जनाब हरीश मैसी साहब, इन्होंने अपनी जिंदगी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यसू अल मसीह के हाथ बन के जो है वो गुजारा। बेशुमार लोगों को ट्रेनिंग दी इन्होंने। इनके हाथों ने आ, तल्ख रातों में कागजी धूप को जन्म दिया। अपने लहजे से, अपने अंदाज से, अपने हम्बल एटीट्यूड से हजारों लोगों को मुतासर किया और आज तक कर रहे आ रहे हैं। हरीश साहब, बहुत एहतराम से आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये प्रोग्राम जो है ना, आपसे मुलाकात जो है, इसको हम एक विरसे के तौर पे भी महफूज करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं या जो यंग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपकी जिंदगी के बारे में जान सकें कि हरीश साहब जो इतने लोगों को मुतासर कर चुके हैं उनकी जिंदगी कैसी थी। तो हम आगाज करते हैं, जरा अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ से आपकी जिंदगी का आगाज हुआ, उसके बारे में हमें जरा थोड़ा बताइए। खन्ना साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे जावेद नाजिर का सिर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वो अच्छा, ऑनलाइन हो चुके हैं। हाँ जवेद भाई, वेलकम, आप हाँ, ऑनलाइन तो हो गए। जरा उनसे कुछ बात हो जाए थोड़ी सी, मैं आपकी बात का फिर जवाब दूंगा। कि मैं, देखें, ये जो मुलाकात है ना, मैं इसे जरा थोड़ा सा बेतकल्लुफ रखना चाहता हूँ। हाँ मैं जी, चाहता हूँ कि हम इनफॉर्मल, इसे ठीक। बड़ा वो उस सांचे में ना रखें जैसे हम रखते हैं। आपकी बिल्कुल ठीक शख्सियत भी बड़ी, क्या कहना चाहिए, बुलबुली जैसी है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे ही हों। तो मैं जरा चाह रहा था कि जावेद नाजिर से थोड़ा सा वो अपना चेहरा ऊपर करे, क्योंकि मुझे सही नजर नहीं आ रहा, उन तक आवाज नहीं जा रही। जोसेफ, हाँ, अब पहुंची है आवाज। थोड़ा ऊंचा करें। थोड़ा जी, ऊंचा करें। भाई आप तो कीजिए, नीचे से नजर कुशन रखे ओके। नीचे, हाँ यहाँ बस हाँ ये। यहाँ पे बिल्कुल, ठीक आप ठीक हो गए। है। फर्स्ट क्लास है आप। आवाज का अदाब सर, पूछें। जुवेद हाँ, नाज़िर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं नहायत माजरत खा हूँ कि मैं बहुत देर के बाद जो है ना वो काफी आपको इंतजार किया और ज्वाइन कर रहा हूँ।
एक्चुअली सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई थी। मैं और इस हिसाब से जो है ना शेयर भी किया था। जी तो मैं बता ये चुका हूँ साथियों को। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं मैं, कहाँ से शुरू करूं? मैं एक शेर से शुरू करता हूं। वाह जी क्या कहना। और सब ये शेर है, जिसे प्यास बुझानी हो मेरे पास रहे। वाह वाह जिसे क्या प्यास चीज़ है। बुझानी हो मेरे मेरे पास मेरे पास पास रहे। रहे। कभी भी अपने लबों से छिलकने लगता हूं। आहा क्या कहने, बहुत खूब। जिसे प्यास बुझानी हो मेरे पास रहे, पास रहे। कभी भी अपने लबों से छलकने लगता हूं। जी क्या कहने। जी हाँ, ये शेर हरीश सर पे बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा वो इसलिए जी फिट जी बैठता है, चाहे ये अयूबिया की पहाड़ियां हों जहां पे इन्होंने छड़ी पकड़ी हो और लीड कर रहे हो यूथ को, काफले को। या काफले को लीड कर रहे हो, या कोयलों की आग जो है ना, आग सेक रहे हो, क्या कहने। कुछ ताश भी खेल रहे हो, तो इनका कोई पता नहीं चलता किस वक्त इनके अंदर जो है ना शौर की बारी, वो का सबक जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है, वो कैसेट चलना शुरू हो जाता है। ये इनके पास विरध है शौर की बेदारी का। शुरू से सुन रहे हैं। मैं तो कम से कम हरीश भाई को जानता हूं 1980 से, जब इनके साथ मेरा अच्छा खासा फड्डा हुआ करता था, इनको मालूम। वाह अच्छा पढ़े भी करते रहे आप मैसी साहब से। जी जी जी। और हरीश साहब जो है ना, बड़े प्यार से जो है वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे, कायल करने की कोशिश करते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है। तो ये 1980 की बात है, मेरा ख्याल है हरीश भाई यही है ना, जब सेमिनरी में हमारी मुलाकात हुई थी साल्ट प्रोग्राम के अंदर। साल्ट तो जी। वहां पे, हाँ जी, वहां पे इनके साथ मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई। मेरी बैकग्राउंड इस तरह की है कि मैं शहरी स्कूलों से भी पढ़ा हूँ। 10वीं तक जब मैंने वाह तालीम हासिल किया तो शहरी स्कूलों से भी पढ़ा हूँ और टाट के स्कूलों में भी पढ़ा हूँ, वाह मुस्लिम स्कूलों में भी पढ़ा हूँ और गैर मुस्लिम स्कूलों में भी पढ़ा हूँ। उनकी सोसाइटी मैंने बहुत करीब से देखी हुई है। तो जब ये साल्ट में बात किया करते थे तो मेरा अपना तजर्बा था, एक बैकग्राउंड थी जिससे मैं आया था, और इनका बात करने का एक और अंदाज था। तो मैं कभी भी इनको जो है वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि घास नहीं डाला करता था। सीधी सीधी नुकसान बात, डाला कर। सीधी सीधी इसलिए, और इन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। मैं एतराफ करता हूं कि खास तौर पर हरीश साहब ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। ठीक है। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बातें चलती रही, सेमिनरी में भी काफी दफा इनसे मुलाकात होती रही, और सबसे ज्यादा जो है वो हुआ है 1987 में, जब बराह रास्त हमारी एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं कारितास ज्वाइन करने वाला हूं, इनको मालूम था। मुझे बिशप साहब ने बुलाया था लैया से। मैं उस वक्त वहां पे जो है एक गांव में था, वहां पे बिशारती काम भी करता था, स्कूल में भी पढ़ता था। तो वहां से मुझे बिशप जॉन जोसेफ साहब ने बुलाया, और मुझे फिर बाद में पता चला जब ये सारा कारितास का ढांचा इन्होंने बनाया। तो वो दिन और उसके बाद अगस्त 1994 इनके साथ मैंने बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मैं एतराफ करता हूं कि इस दौरान हम जो 10 से 15 लोग थे, 3 डायसिस से, मुख्तलिफ डायसिस से, तो उनके अंदर अच्छी खासी तोड़ फोड़ हुई।
जी और उस तोड़फोड़ का सबसे ज्यादा जो है वो मरकज में ही हुआ करता था, वाह, फोकस मेरा ही था। एक और बंदा था वो भी था, लेकिन ज्यादा मेरा ही था। हरीश भाई, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे? अच्छा, अब यहाँ रुक जाओ, ये बड़ी लंबी बात है। अब हम आसिफ खन्ना साहब से जरा, जो उन्होंने आगाज किया था हाँ, ना, वहां हम जी वापस आएंगे आपके पास, यहीं से शुरू करेंगे जावेद आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खन्ना साहब से जरा, ठीक। खन्ना साहब आप शुरू कीजिए। हाँ जी सर, वो थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था आपका, जीम भाई ने भी तारुफ कराया। तो जो मौजूदा लोग हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा, जो आपसे मिले नहीं, तो वो इंटरेस्टेड हैं कि अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताएं। जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे हालात थे उस जमाने में? असल में बात ऐसी है कि मेरा जो बचपन है ना, वो मुझे खुद भी कोई इतना पसंद नहीं। वो कोई इसमें कोई खास अहम बात है नहीं। बस वो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, या तो माँ बाप के साथ या माँ बाप के बगैर। हमारा थोड़ा ये था कि हम माँ बाप के बगैर, मैं और मेरा भाई, हम इस तरह पले हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे ये झाड़ियाँ नहीं उगाती वीराने में, मैं भी कुछ इस झाड़ी की तरह था। बस उस झाड़ी की तरह मैं उगाया। मुझे याद है कि मैं काफी छोटा था, तो मैं लकड़ियां चुनने जाता था जंगल में। ये जो न्यू कैंपस है ना, ये वो जगह है, ये बिल्कुल वीराना होता था। यहाँ खेत थे और जंगल थे, और यहाँ पे एक झाड़ी वाली बेरी लगती थी। वो बेरी होती है, उसके छोटे छोटे बेर होते हैं, बेर, और वो बड़े बिल्कुल। मीठे होते हैं, और मुझे वो बड़े पसंद। तो लकड़ियां तो क्या इकट्ठी करनी, मुझे तो ज्यादा शौक होता था वो बेर खाने का। और मैं बस, और मुझे लगा कि शायद वही जो झाड़ी है ना, वो मेरी जिंदगी उसी ने मुझे बना दिया, झाड़ी बना दिया। और मैं एक झाड़ी के साथ ही ऐसी जगह उगा हूँ, बड़ा हूँ। खानदान हमारा नहीं था, खानदान तो हमारा बहुत शुरू से बस टूट फूट गया। बाप मरा, भाई मरे, और हमारे नाना नानी जो हमें पालते थे वो मरे। तो ये सारा वक्त जो है वो बस ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं लगा। और फिर हम जिन्हें वो आजकल अगर लिखेंगे तो कहें जी बड़ी ठोकरें खाई, तो कुछ इस तरह का था। मैं उसको ज्यादा लेकिन उन हालात ने मुझे जो सबसे अच्छी जो चीज दी, जो जो मैंने मैं तो नहीं पता, मुझे ये इल्म नहीं था कि मैं उन हालात से सीख रहा हूँ। और सीख क्या रहा था, ये कि उन हालात में कैसे रहना है, भूखे रहने का क्या मतलब है, सिर्फ चने खा के पानी पी के अपनी भूख मिटाने का क्या मतलब है। ये वो है जो, और दो दो तीन तीन दिन भूखा रहना क्या होता है। और ये ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे जिंदगी के बड़े करीब रखा। और अभी जावेद जैसे कह रहा था ना, मैं बड़े धीमा मैं इसलिए, मैं ये किसी को जब किसी हालत में देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि यार इस पता नहीं है किस हालत से बेचारा आया है, तो इसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरह के हालात से गुजर के आया था। बहरहाल पलते पलाते, ठोकरें खाते खुते, यूं हुआ कि फादर एंड्रू इंद्रयास साहब थे, उससे पहले फादर लुडोल्फ थे, डॉन बॉस्को जी के वो प्रिंसिपल थे। तो जी जी। मैं उस वक्त 5वीं जमात में वहाँ था। तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वो इंस्पेक्शन करने आते, पहले बड़ा एहतमाम होता था कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। सफाइयाँ होती थी, गमलों को रंग किया जाता था, चार्ट्स बनाए जाते थे, बड़ा कुछ होता था कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आए, तो मुझे याद है कि उन्होंने सवाल पूछा था, मैं 5वीं में था। सवाल पूछा उन्होंने कि एक शख्स है, वो हर 4 साल के बाद अपनी सालगिरह मनाता है, तो बताएं कि वो किस दिन पैदा हुआ। तो हमने तो वो लीप के साल का पढ़ा था। मैंने एकदम हाथ उठा के बड़ा शद्दमत से कहा कि जी लीप के साल 28 फरवरी। तो वो जनाब बहुत, इंस्पेक्टर साहब खुश हुए, और उस वक्त उन्होंने 1 रुपया मुझे इनाम दिया। वाह। और उसके बाद मुझे 8वीं जमात तक 4 रुपए महीना वजीफा मिलता था।
यानी 48 रुपए साल के मुझे 8वीं जमात तक मुझे वजीफा मिला। वजीफा। और ये सर उस वक्त कितनी वैल्यू थी 1 रुपए की, जरा वो साल आप बताएंगे? जाने दें जी, मैं कहता हूँ उस वैल्यू को आप सोच भी नहीं सकते। और हम जो हरीश भाई ये जरा सन बता दें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनको। 1955। 1955 के। हाँ ठीक है, 1955। अब थोड़ा आप सा इंडिकेशन के लिए, वो थोड़ा सा इंडिकेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि 1973 से लेके जब भुट्टो का दौर था तो 1978 तक आप अंदाजा कर लें कि मैं गंदम का कारोबार किया करता था और 12 रुपए मन गंदम खरीदा करता था, ये एवरेज थी। जी तो इससे अंदाजा लगा लें कि 55 में रुपए की क्या वैल्यू होगी। बहुत वैल्यू होगी। बहुत मुझे भी याद है कि जब मुझे सियालकोट मरे कॉलेज के साथ सेंट एंथनी हाई स्कूल में पहली जमात में भेजा गया, ये उस वक्त मैं 6-7 साल का था, 65 से पहले। तो उस वक्त मुझे घर से 5 पैसे या 10 पैसे देते थे, तो मैं आधी छुट्टी के दरमियान बाहर निकल के जो रेडी वाले थे उनमें से बहुत सारी चीजें लेके खाए, गचक भी, मुरुंडा भी और बहुत सारी चीजें लेके तो खाया। 5 या 10 पैसे में खाया करता। ये जी 5 भाई, या 10 जस्ट पैसे इसी तो तरह बहुत हमारा साथ 10 पैसे मिला करते थे पॉकेट मनी, और उससे हम दवात कलम भी खरीद लेते थे और वापसी पे आते हुए गंडेरियां खरीदा करते थे रास्ते से, क्रिश्चियन टाउन से आते हुए, अयूब कॉलोनी आजकल उसका नाम है, तो रास्ते से गंडेरिया खरीदा करते थे। रुपए की उस वक्त ये वैल्यू थी, समझ लेंगे। तो वो मेरा जो था जी। एक वाकया, उसने मुझे बड़ा मशहूर कर दिया बड़ा लेकिन पढ़ने में मैं काफी लायक था। जितना मैं लायक स्कूल में था उतना ही नालायक मैं कॉलेज में था। मतलब मैं स्कूल में मेरा रिकॉर्ड था, मैं सिर्फ 6ठी जमात में और 8वीं जमात में सेकंड आया था अपनी क्लास में। बाकी तमाम जमातों में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। मैट्रिक में भी मैं अपनी जमात में फर्स्ट था। लेकिन कॉलेज में जाके तो बहरहाल मैं जिंदगी की बता रहा हूँ कि वो जो भी हालात थे वहां से हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू हुई। फादर लोडोल्फ उस वक्त जा रहे थे और फादर इंद्रियास, ये पहले अनारकली हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो ये डॉन बॉस्को आ गए। तो फादर साहब मुझे लेके फादर लोडोल्फ फादर इंद्रियास के पास गए और कहने लगे कि इसका ख्याल रखना। अब वो कह के चले गए तो मैं बच्चा था, बड़ा खुश हुआ कि चलो जी मेरा ख्याल रखा जाएगा और वाकई उन्होंने फिर ख्याल रखा। मैं और मेरा भाई, हम 7वीं जमात से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, जब तक हमने अपनी जिंदगी पूरी मुकम्मल नहीं कर ली, हम डॉन बॉस्को में फादर एंड्रू ही के साथ रहे। ये सारी तरबियत जो है, पता नहीं मेरा बाप अगर होता तो वो क्या तरबियत मुझे देता। वो एफसी कॉलेज के बरसर थे और ये एफसी कॉलेज जो है वो उनके हाथों में बना था। और उनको ये भी एजाज हासिल है कि जो नौलखा चर्च है ना, उसमें उन्होंने मजदूरी भी की थी, क्योंकि वो नया बना रहे थे जब, तो उन्होंने उस चर्च में ईंटें भी, जैसे ईंटें ढोना कहते हैं, उन्होंने भी ईंटें भी वहां पे। तो वो इस किस्म का बाप था। बड़ा कह लें म्यूजिक के साथ बड़ा शौक, उसे पढ़ने लिखने का शौक था उसे। उनका खानदान और हमारी माँ का खानदान, ये दो बड़े, पहले जमाने में यूं था कि ये जो मिशनरी होते थे, ये अच्छे लोग, अच्छे से मेरी मुराद ये कि जो खाते पीते लोग होते थे गांव में या शहरों में, उनको वो अपने नजदीक ले आते थे। तो लाहौर में आज भी वो जगह मौजूद है, उसको मासिंग बाग कहते हैं। तो मासिंग बाग को मैं क्रिश्चियंस का अलीगढ़ कहता हूँ। उस जमाने में, ये पार्टीशन से बहुत पहले की बात है, कि वहां पे बड़े बड़े ये जो आलिम थे जिन्होंने कुरान पाक पे बड़ी बातचीत की, जिन्होंने बहुत कुछ बाइबल पे लिखा, वो मुसलमान थे जो क्रिश्चियन हो गए और जो वहां पे रहते थे। हिंदू थे जो क्रिश्चियन हो गए, वो वहां रहते थे। और जो सिख थे जो क्रिश्चियन हो गए, वो भी वहां रहते थे। और
वो सिर्फ वहां रहते नहीं थे, बल्कि वहां बड़ा इल्म का एक बड़ा वहां पे माहौल रहता था। बड़ा पढ़ते लिखते थे, मास्टर रलिया राम होते थे, और उसके साथ ये मिस्टर मूसे खां होते थे। ये ऐसे लोग थे जो बहुत क्रिश्चियंस के बारे में और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बड़ी वहां पे प्लानिंग हुआ करती थी। और आप अगर देखें कि उस वक्त रंग महल हाई स्कूल जो था, आप यूं समझें कि वो क्रिश्चियन का एक किस्म का अलीगढ़ था। बहुत से नौजवान, कमल फिरोज जैसे नौजवान भी उसी स्कूल के पढ़े हुए, और मेरे वालिद साहब ने भी मैट्रिक वहां से की थी। लाहौर कन्वेंशन जो आज होती है, इसके जो बानी थे मेरा बाप और वो जॉन साहब, ये दोनों क्लास फेलो थे। इन्होंने मिलके लाहौर कन्वेंशन जो है वो वहाँ लाहौर में शुरू की। ये सुखनाले के ऊपर पहले होती थी। बहरहाल ये जिमनी बातें, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं, सीखा मैंने ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने सिखाया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ये मेरा मेरा आप यूं कह लें कि मैं किस तरह चीजों को देखता था, समझता था, और फिर अपनी तन्हाई में, अपनी महरूमियों में उन चीजों का तज्जिया करता रहता था। तो मेरी जो सोच थी, मेरी जो पूरी शख्सियत थी, वो इस किस्म की थी, तज्जिया करने की, सोचने की। आप यूं कह लें कि मैं बुनियादी तौर पे मैं एक अफसानवी शख्सियत था। शायरी का मुझे शौक था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तू शायरी ना करना, अगर तू मेरे जैसा नहीं बन सकता तो जरूरत नहीं है कि तू शायरी कर। तो मैंने वो उसकी बात समझ ली, पल्ले बांधी। आज तक मैं, लेकिन मेरे सोचने का अमल जो है, और मेरा उन सोच को तहरीर में लाना, और ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद थी। ये जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट असल में ये सोशल अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम था। तो उसको सॉल्ट हम कहते थे, और बड़ा जूमानी था। नमक जो है बड़ा टेस्ट देने वाली चीज है, तो वो सॉल्ट जो है वो, उसको हम मुख्तसर करके हम उसे सॉल्ट कहते थे। वो जो सब कुछ है वो दरअसल मेरी जिंदगी का अपना निचोड़ है, जो मैंने इन नौजवानों के साथ शेयर किया, जो मैंने इन नौजवानों को दिया। मैं खुद, अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि स्कूल के बाद कॉलेज में मैं इंतहाई नाकाम रहा। साइंस मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन वाह, जमील साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कमाल मैं है। हैदराबाद में उस्ताद मोहतरम, मैं बारिश है शदीद और यहाँ लाइट नहीं थी अरे मेरी जान, अभी भी। कैसे हो आप? मैं कमाल हो, ठीक हूँ। जीते आपको रहो देख जीते के रहो। दिल बाग बागे। क्या बात है, क्या बात, आपको मेरा भी। जैसे मैं उसी बहुत खुश। जवान हाँ, जवानों की तरह आपको देखता हूँ तो याद आ जाता है कि किस तरह मुझे से हमने। आपने वो भेजा था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो मैंने कहा यार, आपने कहा कि ये हम आपसे सुना करते थे, बहुत लोग सुना करते थे। और आज भी सुनेंगे हरीश भाई, आज भी सुनेंगे। ओ खुदा का मेरा वास्ता यकीन है, नहीं। अब तो जाने दो यार। तो बहरहाल, वही नहीं लेके वो भी हाँ मैं ढूंढ के सुनता रहता हूँ। हाँ, सोने आवे मुख तेरा सजरी सवेरे, वाह 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 वाह, तो अच्छा। याद करता हूँ, वो शामें हाँ, याद करता हूँ जब क्या हम बात है, क्या। ट्रेनिंग से थक के और फिर रात को आपके साथ बैठ के हाँ, किया बड़ा करते कुछ। थे। और आप एक अजीब किस्म के ट्रेनी थे। वो ये कि आपकी बकायदा हमारे साथ कोई एफिलिएशन नहीं थी, और आपने दूर से बैठ के वो सब कुछ लिया जो मैं इनको देता था। मेरा ख्याल और है सर, वो मैं अपने आप एकलव्य, की आपको याद है कि वो जो शागिर्द था, जो कि ये इनके साथ, जो वो क्या थे, वो पांचों भाई जो थे, देखें, बूढ़ा हो गया हूँ, ये अब सबूत है इस चीज का, क्या मैं भूल नहीं, जाता हूँ। हाँ। बूढ़े होने की निशानी नहीं है वो, मैं भी भूल जाता हूँ चीजें। अच्छा, तो उसमें मैं वो ये है कि आपके वो चूंकि उसे डायरेक्ट तालीम नहीं लेता था, तो उसने कहा कि तूने ये चोरी की है,
तो अपना अंगूठा जो है तो ये मुझे दे दो। तो उसने अपना काट के अपना अंगूठा उसको दे दिया था। तो आपसे मैंने कोई ऐसी चीज नहीं ली, लेकिन मैं बहुत कदर करता हूँ आपकी कि आपने जिस तरीके से वो सब कुछ किया, हर चीज आपने, और ना सिर्फ खुद ली बल्कि आपने लोगों को भी दी। लोगों ने आके हमारे वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करके वो ले गए। वो साउथ एशियन वाले सैप वाले जो थे, मैंने कहा कोई नहीं, बना लो, ले जाओ, ये हमने अपने पास थोड़ी रखना है, ये तो हमें देना है। तो बांटने के लिए। हाँ, तो वो लेके गए। मैं तो यहाँ पे सर आपकी मौजूदगी में, अगर आपकी इजाजत हो, एक चीज जिसका मैं अपनी हर तरबियत में, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी जगह पे होता है, अपने आगाज में जिक्र करता हूँ कि अगर आज मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में 32 साल गुजार दिए हैं, और जो मैंने कस्बों में, शहरों में, जगह जगह जो तरक्की का काम लोगों के साथ मिलके किया है, वाह वाह, वो उसके पीछे सिर्फ आप हैं। वो जो एक पूरा चेंज है, 3 दिन की पहली ट्रेनिंग जो मैंने आपके साथ की, और उस ट्रेनिंग में एक बिल्कुल 180 का, वैसे तो अब यू टर्न बदनाम हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी में एक यू टर्न, मैं जो एक बड़ा ही चैरिटी ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड आदमी था, यकलख तब्दील हुआ, राइट्स की बात करने लगा, और लोगों के साथ मिलकर काम की, उनकी तरक्की की बात करने लगा, उनके साथ बैठने लगा। मेरी ट्रेनिंग में आज भी आपके जिक्र के बगैर नामुकम्मल होती है, क्योंकि उस्तादों को भूलने वाले लोग जो होते हैं, वो जिंदगी में ना कुछ हासिल कर पाते हैं, ना कुछ दे पाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बेशुमार लोगों को आपको खुश आमदीद कहते हैं, और जैसे आप शागिर्द हैं, हम सब इन्हीं की वजह से आज इस मकाम पे हैं, हम भी इनके शागिर्द हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक और गवाही शामिल हो गई। अच्छा भाई, ऐसे करो, मैं चला जाता हूँ तो आप आपस में बातें कर लो, क्योंकि वो बड़ी अच्छी नहीं, हम आपको सुनने की, ये खत्म नहीं होंगी बातें, 2 दिन लगे रहे, 3 दिन लगे रहे, आपसे ऐसी यादें वाबस्ता है हम सबकी कि वो खत्म होने वाली नहीं है। वो एक एक लम्हा जो है वो हमें प्यारा है, जान से ज्यादा अजीज है, उससे हमने सीखा है और उसको लेके आगे चले हैं। जी हरीश साहब, आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, सवाल कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे जी, तो फिर आपका नाम हरीश कैसे हुआ? आफताब क्यों नहीं हुआ? जमील क्यों नहीं हुआ? ये बड़े अजीब बात है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। असल बात ये है। अच्छा, और उसके बाद मैं ब्रिटिश सब्जेक्ट था, उस ब्रिटिश हुकूमत थी जब मैं पैदा हुआ। तो मैं असल में तो आगे फिर इंग्लिश नाम नहीं रखा आपने? अच्छा, मैं बताता हूँ ना, इंग्लिश नाम भी था, हमारे बाप का नाम मैसी था, उसके बाप का नाम भी मैसी था, और उसके परदादा का नाम भी मैसी था। क्या बात? ये मैसी कोई स्कॉटिश मिशनरी था जिसने उनके परदादाओं को, आबा अजदाद को क्रिश्चियन किया था। तो पहले रवायत ये थी कि जो मिशनरी क्रिश्चियन करता था वो अपना नाम, फैमिली नाम उनको दे देता था। तो इस तरह मैसी, लेकिन मेरा बाप जो था वो बहुत ज्यादा जमीन से ताल्लुक रखता, जिम्मेदार थे। हमारी ये जमीन थी यहाँ, कई दफा मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये बारादरी के साथ बेगम कोट, यहाँ पे 42 बीघे हमारे पुरखों की जमीन थी। तो ये यहाँ के, और अभी तक वो जब हमारा बाप मरा है तो पता नहीं उस जमीन का, कि हम बहुत छोटे थे क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो मतलब ये है कि हमारा बाप जो था उसको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। हम 4 भाई, सबसे बड़े का नाम रुमेश था, छोटे का नाम सुरेश था, मेरा नाम हरीश था, और उससे छोटे का नाम सतीश था। अच्छा, अब मेरा नाम हरीश उसने तो रख दिया मेरे बाप ने, लेकिन मुझे तो अब पता लगा कि ये हरीश होता क्या है। हरि और मनुष्य, हरि खुदा को कहते हैं और मनुष्य इंसान को कहते हैं, कि जो शख्स खुदा को इंसानों से मिलाए वो हरीश होता है।
तो मुझे तो अपने नाम का मैं बड़ा फख्र करता हूँ, और मैं तो इसे मोअज़्ज़ज़ समझता हूँ कि मेरे बाप ने मेरा नाम हरीश रखा। और ये बात हरीश इसलिए है कि हमारा बाप जो है वो बड़ा, उसको संस्कृत से प्यार था, हिंदी से प्यार था, उर्दू से प्यार था, अंग्रेजी उसको सीखनी पड़ती थी क्योंकि वो अंग्रेजों का। तो ये उस हवाले से, लेकिन हमारी जो माँ थी वो मुसलमानों की फैमिली से थी, वो सैयद कहते थे अपने आप। और उसमें एक हुई बात कि उन्होंने कहा कि जी इनके नाम, हमारे हमारे नानको ने कहा कि इनके नाम कोई मुसलमान नाम भी होने चाहिए। तो हमारे बाप ने कहा कि नाम कोई मुसलमान और क्रिश्चियन या वो नहीं होता, नाम नाम होता है, और ये जो नाम है ये जमीन के नाम है, यही इनको ये नाम दिए जाएंगे। बहरहाल वो बहस भी चली गई, हमें ये नाम मिल गए। तो जोसेफ साहब, ये जो नाम है ना हरीश, ये मेरा ख्याल है कि मुझे मिलना चाहिए था, यही नाम मिलना चाहिए था, और ये मुझे मिल गया। कैसे मिला मुझे उसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर हुआ कि उस नाम का इस्तेमाल मैंने सही किया, उसको मैंने सही मानों में। और आज भी मैं वैसे, मुझे जावेद ने कहा कि अगर आपने पादरियों की तरह वो बातें करनी है तो छोड़ दें, ये मत करें। तो मैंने जावेद को कहा तो नहीं, लेकिन मैं उसको ही बताना चाहता था कि मैं पादरी तो हूं नहीं भाई, मैंने तो तुम लोगों के साथ तुमसे सीखा है, तुम जैसा बनाऊं तो मैं तो वही बातें करूंगा, और मैं आज भी वही बातें करता हूँ। और कई दफा गलती से कह रहा हूँ हरीश जमील। भाई, मैं हाँ टोकना चाहूंगा यहाँ हाँ पे। हाँ, वो टाइम। मेरी अगर इजाजत दे तो इजाजत वो इजाजत। मैंने इसी हवाले से कही, इसी हवाले से कही थी कि हमने जो रूप देखा है, और ये जो कहानी भी आप बोल रहे हैं, इसका भी आप, मैं आपकी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी किताब उस वक्त नहीं पढ़ सका जब ये कागजी धूप की बात कर रहा हूँ। इस वक्त कागजी धूप जो आपने लिखी, इसमें ये जो आप अपने नाम का भी जिक्र कर रहे हैं और जिंदगी का भी जिक्र कर रहे हैं, इसकी एक झलक जो है वो तकरीबन हर इस अफसाने में मुझे मिल रही है। चले। इस हर अफसाने में मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा है, एक एक को पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और मुझे एक तरह की खुशी भी महसूस होती है कि जिस तरीके से मैंने आपको देखा था, अब वो ये जो वीकली सरमन आप देते हैं उसमें वो नहीं है। मैं चाहता हूं वो हरीश जो इसमें है, और वो हरीश जो मैं इसमें है, ये वो हरीश है जो तज्जिया करता है डिफरेंट लेवल पे। बाइबल को मैं चाहता हूं कि आप इन तज्जियों के साथ उसी तरीके से रिलेट करें जिस तरीके से आपने इसमें एक एक मजमून में आपने इशू किया, बनाया, इसको लिया हुआ। एंड दिस कैन ओपन आवर यूथ आईज, उनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि हमने आपको वो रूप में देखा और अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपको मालूम है, ना सिर्फ मैंने बल्कि शौकत जावेद ने भी आपको यही बात कही थी। वेरी सॉरी टू से, नहीं नहीं, सॉरी काय की इसमें। जरूरत इस अमर हाँ की है, जरूरत हाँ। अब इस अमर की है। वो जो ए हमारे बाप इस्लाम मरियम की है, वो पुरानी हो चुकी हुई है। बाप बेटा करना सही है, हम शर्त करते हैं, रोजरी हम सब पढ़ते हैं, तीनों तलावतें होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम करते हैं। लेकिन मुझे जरूरत है इसकी, हमारी जिंदगियों के साथ वही खुदा का कलाम जो है वो लोगों की इंजील बनना चाहिए। थैंक यू। ये इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बिल्कुल, आपसे वो मैं बात की। एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल लेता हूँ, कोई ऐसी इसमें आपने गलत और बात नहीं कही। ये जो आपकी कागजी धूप है, इसके हवाले से मैं कहूंगा कि नाम आपने कागजी धूप लिख दिया, लेकिन ये कागजी धूप नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल है।
इसमें लाइफ है, और वो लाइफ है जो आपने परिंदों के, जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, उनके जरिए उनकी जुबान में ऐसे की है। मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। और खास तौर पे मैंने देखा कि कितनी बारीक बीनी से आप उनकी जुबान में इंसानी जिबिलत को जो है वो पेश कर रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम खातून है बैठी हुई, हम उनको भी बोलने का मौका दें। हमारी हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी की तरह मुझे अजीज है, वो है यास्मीन जोसेफ। और कमाल की बात यह है कि यूएसए की 3 यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां ली हैं, जर्मनी, फ्रांस, फिलीपीन, बैंकॉक और तुर्की की मशहूर यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता है, वहां से भी डिग्रियां ली हैं और सर्टिफिकेट हासिल की है। फैसलाबाद में कारितास की 5 साल डायरेक्टर रही है और कारितास जर्मनी की पाकिस्तान में हेड रही है और मौजूदा वक्त SRD ऑर्गेनाइजेशन की इस्लामाबाद में बतौर डायरेक्टर खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनसे पूछना चाहेंगे आपके हवाले से कि वो अपने ख्याल का इजहार करें, वो क्या कहना चाहती। माइक खोल लें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जोसेफ भाई, मुझे मदद करने का आज के इस प्रोग्राम में, जो कि मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है। अगर ये मैं मिस कर देती तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर देती। और जावेद भाई ने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। मेरी हरीश साहब से जो मेरा एक रिश्ता है, जो एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक, उसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, और वो जो 30 साल 32 साल जो मैंने लोगों के साथ गुजारे हैं खिदमत करते हुए, क्योंकि इनका काम काम नहीं, सर्विसेज, वो खिदमत ही थी। मेरा ख्याल है वो मुंतकिल हुई है हम सब में जो इनसे मुंसलिक रहे हैं, और उन तमाम लोगों में मैं भी एक शामिल हूँ, एक शागिर्द के तौर पे, इनके फॉलोअर के तौर पे कहूँ तो बेजा ना होगा, क्योंकि वो सारा इल्म वो अमली तौर पे मेरी जिंदगी में शामिल है अभी भी, और मैं वही कुछ लोगों को मुंतकिल कर रही हूँ, मैं वही कुछ दे रही हूँ जो मैंने इनसे लिया, जो मैंने इनसे हासिल किया। मैं इनके बारे में यही कहूंगी कि हरीश साहब वो शख्स हैं या वो शख्सियत हैं जिनमें ये हुनर है खुदा की तरफ से, ये खुदा की बख्शिश है उनको खास, कि वो उन लोगों को जिनको जरूरत होती है कि उनको तराशा जाए, उनको मारा जाए, अ, उनको उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, ये परख लेते हैं उन लोगों को, और फिर ये उन लोगों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। और जब मुंसलिक हो जाते हैं तो ये तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक ये उनकी उस अंदरूनी इंटरनल कैपेबिलिटीज उनको ये फरोग नहीं दे लेते या उनको सामने नहीं ले आते। आई थिंक मेरा जो है इनके साथ वो ऐसा ही था। आपने तो किसी ने 5 दिन की ट्रेनिंग का जिक्र किया, किसी ने, आसिम ने जैसे 3 दिन की ट्रेनिंग का, आपने भी अयूबिया जो कॉन्फ्रेंस थी उसका जिक्र किया। मेरे लिए वो जो 1-1.5 माह का ट्रेनिंग का दौरानिया था इनके पास नेशनल सेक्रेटेरिएट में, जब मैंने कारितास पाकिस्तान को ज्वाइन किया, वो मेरी जिंदगी का टर्न ओवर, वो मेरी जिंदगी का एक यू टर्न था, एक ऐसा चेंजिंग कह लें वो लम्हा था जिसमें मैंने खुद को परखा, जिसमें मैंने खुद को ढूंढा इनफैक्ट, और जिसमें मैंने ये जाना कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट किसी में है। खुदा चाहता है कि मैं इनके जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचूं, और उन तक पहुंचूं जिन तक दूसरे नहीं पहुंच पाते।
इनसे सीखने के बाद मैंने, जावेद भाई को पता है, जब मैं कारितास फैसलाबाद में एज एनिमेटर मैंने काम शुरू किया था, 10-10 दिन मैं लोगों के साथ देहातों में, मुख्तलिफ देहातों में लोकल बसेस पे सफर करके, उस वक्त में आप सोचें जब 90s 89 वो सफर करना ही कितना मुश्किल था, तो एक नौजवान लड़की जब एक अकेले वो सफर करती है और मुख्तलिफ गाँव में, देहात में जाती है, लोगों के साथ 10-10 दिन रहती है, तो मैंने वो सब प्रैक्टिकल लोगों के साथ वही दोहराया जो मैंने इस 1.5 माह में हरीश साहब से सीखा था। और इन्होंने अपनी अमली जिंदगी से मुझे वो सब तक पहुंचाया और सिखाया। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनको प्रेज करना चाहती हूँ, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से पे मैं हूँ वहां पे मैं सिर्फ सच ही कहना चाहती हूँ, और वो सच्चाई ये है कि मेरी जिंदगी में, मेरी तरबियत में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, इनका अमल दखल रहा, और मैंने इस जमाने में, इस मुआशरे में जीने का हुनर भी मैंने इनसे ही सीखा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्या बहुत जबरदस्त। बात सारे है, जबरदस्त। उतार चढ़ाव जिनका मैंने सामना किया और जिनका मैंने मर्दाना वार सामना किया, और आज तक मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ तो वो सब यही तरबियत है। मतलब हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें एक लेवल तक हमारी तरबियत करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस मुआशरे का सामना करते हो, तो तब मैं समझती हूँ कि हरीश साहब जैसा शख्स वहां पे था जिसने मुझे मदद की कि मुझे इस मुआशरे में जब निकलना है तो जिन जिन चीजों का, चैलेंजेस का मुझे सामना करना है, वहां पे मुझे किस तरह खड़े होना है। जिंदगी में बहुत सब कुछ अच्छा नहीं होता, बट मैंने उस तमाम बुरे में भी, मुझे इनकी तरबियत ने मेरा साथ दिया, और मैंने उसको बुरे कार लाते हुए अपनी, मैं समझती हूँ, कामयाबियों की इस सीढ़ियों को अगर मैं पार कर सकी हूँ, तो वो मैं हरीश साहब की वो तरबियत है जो मेरे अंदर है, और वो खत्म नहीं हुई, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं लोगों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और बहुत मुझे खूब। वो नौजवान, जो आज के नौजवान जिनको जरूरत है कि उनके लिए काम किया जाए, उनकी जिंदगियों में मुझे इनकी शख्सियत नजर आती है, और मुझे खुद में नजर आती है। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ, जैसे जमील साहब ने कहा कि कोई ऐसी हमारी तरबियत, ट्रेनिंग, कोई चीज मुकम्मल नहीं जब हम इनका जिक्र नहीं करते, तो मैं हमेशा कारिता से शुक्र करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों को हमेशा बताती हूँ, कारिता शायद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि हमने जीना सीखा कारितास में, हमने कारितास के जरिए लोगों तक पहुंचना सीखा। वो जो इनके नाम का मतलब है ना, जो ये कह रहे हैं कि खुदा को और बंदों को मिलाना और उनके बंदों को खुदा से मिलाना, वो शायद हम सब ये काम कर रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं। हम भी आज खुद भी खुदा से मिल रहे हैं और मिल चुके हैं, और शायद बहुत गहराई में मिले हैं उससे। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शायद मैं किसी और के सामने इस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, कि मेरा और मेरे खुदा का एक ऐसा रिश्ता है जो मेरी इन तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव, तलखियों, कामयाबियों, नाकामियों, गलतियों, इन सब से मैंने सीखा है, और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और उसमें हरीश साहब हर जगह कहीं ना कहीं मेरे साथ है। क्या कहना, मैं इससे पहले कि आसम साहब के पास दोबारा जाऊं, मैं जनाब जमील असगर भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा, लेकिन उनसे पहले कि जो हमारे साथ शुरा हैं, हमारे नाजरीन जो तकरीबन 15 के करीब हमें देख रहे हैं, और एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त इराक से ताल्लुक उसका है, शायर है, नावल नगार है, और उसके इंग्लिश में भी नावल है। वो भी इस वक्त वो डेनमार्क में मुकीम है, और अक्सर फिडेंसा इटली में सालाना जो अदबी मेला है उसमें वो शिरकत करते हैं, वो भी देख रहे हैं। तो मैं तारफ कराना चाहता हूँ जनाब जमील असगर साहब का, कि वो पाकिस्तान से हैं और शहरी इंतज़ाम के माहिर हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों की मसरूफियत और तर्ज अमल के साइंसदान हैं। सेक्रेटरी PPA, चेयरमैन ल्यू क्लब, डायरेक्टर लायंस क्लब है। आपसे दरखास्त है कि आप हरीश मैसी साहब के बारे में क्या जानते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि
मुझे याद रखा आपने रिकमेंड करने पे मेरे उस्ताद के, तो ये एक बड़ी मेरे लिए सादत है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें मेरा उस्ताद याद रखता है। और हरीश साहब आदि तौर पे जो उन्होंने अपने नाम का मतलब बताया, मैं समझता हूँ कि वो शुरू से, जब से मैं पहले दिन उनसे मिला, वो शायद उसका एक बड़ा मुंह बोलता हुआ सबूत थे, एक मुजस्सम इंसान की तरह, कि जिस तरह से जो इंसानों को वाकई खुदा के करीब करता है और बगैर किसी तफरीक के इंसान। साल्ट प्रोग्राम का आगाज था, हरीश साहब उस पर आगाज कर रहे थे। मैं वैसे बेसिकली एक और ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया पार्टनरशिप ने उस वक्त समाजी तरक्की के मैदान में काम शुरू किया, तो उन्होंने अपने तमाम लोगों की पहली तरबियत के लिए हरीश साहब को रिक्वेस्ट की कि वो करें, और मेरा ख्याल है कि ये उनका सबसे बड़ा फैसला था। गो बाद में उन्होंने इस फैसले को दोहराया नहीं, उसकी वजूहात मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसमें जितने भी लोग थे उनमें से, जैसे हरीश साहब ने खुद अभी कहा है कि मैं दूर बैठ के सीखने वालों में से था। मैं उस टीम का जो साल्ट को देख रही थी, वो जो टीम जो उनके साथ चल रही थी इस पूरे मैदान में, शायद उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन जो अल्फाज थे वो अंदर उतरते गए। उस्ताद की जो एक और खूबी है जो मैं समझता हूँ यहाँ बतानी बड़ी ज़रूरी है, कि वो शायद जौहर काबिल को पहचान जाते थे। वो 3 दिन का ताल्लुक जुड़ा जरूर था, उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों ने राब्ता ना रखा उनसे, लेकिन फिर मेरा उनसे एक दिल का रिश्ता जुड़ गया। मैं यूनिवर्सिटी के फारिग होके आते जाते कारितास के दफ्तर में पहुंच जाता था, और ये उनकी बड़ाई थी। मैं उस वक्त एक तालिब इल्म था MSc का, और वो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, एक पूरे हेड ऑफिस को हेड कर रहे थे। कारितास पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, लेकिन वो मुझे वक्त भी देते थे, बहुत प्यार से चीज़ों को समझाते थे, मेरे बहुत सारे अजीबो गरीब सवालात के जवाब देते थे। उस वक्त शायद हमारे जहन में ये चीज़ें आती थी कि ये जो इंटरनेशनल डोनर है, हम क्योंकि लेफ्ट की तरफ से आए थे डेवलपमेंट सेक्टर में सुर्ख सवेरे की बात करते हुए, हम कहते थे कि ये साम्राज्य के दिल में ये मरोड़ कहाँ से होता है, वो हमारी तरक्की की बात क्यों करता है, हमें पैसे क्यों एक तरफ से हमारा इस्तेसाल करता है। तो याद है उस्ताद कहते थे कि जो वो कह रहा है तुम उसके थोड़ी करना है, काम तुमने करना है, तब्दीली तुमने लानी है, जो तुम चाहोगे वो करोगे, किसी के चाहने पे कुछ नहीं करोगे। और ये वो एक बुनियादी नुक्ता था जो हमें लेके चला के डोनर का एजेंडा नहीं, लोगों का एजेंडा लेके हम चलना है। मैं आज भी उसी फील्ड में हूँ, मैं इस वक्त भी हैदराबाद में हूँ, और हैदराबाद के अंदर अपने बहुत सारी कम्युनिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहा हूँ। एक दूसरी तब्दीली जो बड़ी बुनियादी थी, एक बड़ा फलसफा है कि वर्क फार का जो एक तस्वर है, वो बड़ा अजीब सा तस्वर था पूरी दुनिया में, कि लोगों के लिए काम करना। मैंने जो तब्दीली ली उस्ताद से, वो वर्क विद की थी। हमें लोगों के लिए काम नहीं करना, लोगों के साथ मतलब वो गलत बात कर रहे थे ना, इसलिए गुम हो गए। इसी दौरान लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट का, बिल्कुल लाइट का वो प्रॉब्लम था। इसी दौरान मैं मौके से फायदा उठाता हुआ मैं जवेद नाजर साहब का तारफ करा देता हूँ, क्योंकि मेरा वो जो पेपर वर्क था वो सारा इधर उधर हो गया। ऐसे गुफ्तगू इतनी अच्छी और मजेदार और पुरमगज है कि जवेद साहब आपके साथ माजरत के साथ, ये इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज में मकीम है और गाड़ियों के, महंगी गाड़ियों के कारोबार में मुलव्वस है, और ये लैंड रोवर, जागवार, और वो इस ग्रुप के आफ्टर सेल एडमिन मैनेजर है। क्या बात ये 7 बरस इन्होंने सेमिनरी में भी गुजारे हैं, लेकिन
बच्चों के फादर बन गए होंगे लीगल फादर बन गए। उसके बाद इन्होंने connected हुआ हूं मैसी से। उसके बाद मैसी साहब से के साथ इन्होंने साल्ट में प्रोग्राम किया है और उनके साथ वाबस्ता रहे हैं और नौजवानों के साथ काम किया है इन्होंने। और इन्होंने खुद बताया था कि लैया भी इन्होंने बशारती काम और स्कूल टीचिंग की है। ये था इनका मुख्तसर। और कारितास में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। तो ओवर टू आसिम साहब। हाँ जी, अब मैं ना 2-3 बातों पे कमेंट करना चाहता हूँ। जो कागजी धूप है ना, ये एक तो जाहिर है कि उसका एक तासर पड़ता है कि हाँ भी ये कागजी सी धूप है। मैंने इसको एक और एंगल से देखा है, क्योंकि मैंने ना देखिए, इन्होंने धूप जो है ना, ये एक रोशनी का जो है उससे भी तशबीह दी जाती है, उस चीज की भी इलामत है। तो जो इन्होंने लिखा है ना, उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोशनी और खुशबू बांटी है। तो मैं अगर उसको दूसरे एंगल से देखें तो ये इनका एक हम्बल एटीट्यूड है कि ये उसको कागजी धूप समझते हैं। लेकिन उसका दूसरा एंगल देखें तो इन्होंने अपने लफ्जों से, ख्यालात से कागजों पे रोशनी बखेर के उसे धूप बना के जिंदगी की सर्द रातों में लोगों के लिए दे दिया। तो एक इसका एंगल जो है ना, मैंने उसको ऐसे देखा है। दूसरा जो है ना, वो जावेद भाई बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि फड्डा इनके साथ। आजकल अमेरिका में ना चोजन मूवी जो है यसुम मसीह की जिंदगी के बारे में, वो बड़ी मशहूर है। उसमें का मुझे एक सीन याद आ जाता है जब इनकी वो मैंने बात सुनी। तो मैथ्यू जो है वो अपने बूथ पे बड़े आराम से काम कर रहा है, लोग जा रहे हैं। तो अचानक यसुम मसीह सामने से गुजरते हैं, तो वो मैथ्यू को आवाज देते हैं कि मेरे पीछे आओ। वो हैरान होकर कहते क्या मुझे बुलाया? तो वो कहते हैं कि यस यू, मेरे पीछे चले आओ। तो उधर से रोमन सिपाही जो सामने है, वो तलवार पे हाथ डाल देकर वो यसुम मसीह कहता है कि स्ट्रीट प्रीचर, अपना रास्ता नापो, मेरे वर्कर को डिस्टर्ब ना करो। तो इतने में पतरस जो है ना, वो सारी गुफ्तगू में यूं यसुम मसीह का बाजू पकड़ लेता है। वो कहता है कि रब्बी, ये क्या कर रहे हो आप? ये इस बंदे का तुम्हें पता है? ये कौम का गद्दार है। इसने आ, हमारे अपने ही लोगों से टैक्स ले लेकर फिर ज्यादा लेता है। ये ऑनेस्ट बंदा भी नहीं है और आप इसको अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हो। तो बाद में पतरस ने एक बहुत खूबसूरत फिक्रा बोला। कहता है कि रबी, मुझे तुम्हारे फैसलों की समझ नहीं आती। तो यसुम से कहते हैं कि जब मैंने तुझे कॉल किया था ना, तुझे समझ उस वक्त भी नहीं आई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इन्होंने सॉरी जावेद भाई अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं, तो आप में और हरीश भाई में ना मुझे वो दो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं कि आप लोग यंग थे, इनसे बहुत सारे वो क्वेश्चंस आप उस तरह के वो जो थे वो पूछते थे। एक और कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने वो किताबें उस वक्त मैं इधर यूरोप और अमेरिका आने के सिलसिले में मसरूफ था। तो मेरा एक अफसाना, पता नहीं अब वो लोगों की इंजील में से है या कागजी धूप से है, वो मेरी नजरों से गुजरा। हरीश साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक सांप और बच्चे की दोस्ती के बारे में है, लेकिन ये कागजी धूप में है। कागजी धूप में है। अच्छा, आप जी। देखें, साने का नाम भी कागजी धूप है। नहीं, बेगुनाह। नहीं नहीं, बेगुनाह है उसका। बेगुनाह, ओ माय गुडनेस। सांप को आ, जिस खूबसूरती से डिफेंड किया है ना, मैं प्रोग्राम की वसातत से बताना चाहता हूँ। चूंकि मैं काम करता हूँ सांपों के हवाले से। मैं जो है मेरा एक वो क्या कहते हैं कि ये मशगला है, आई लव स्नेक्स। तो 3500 अकसाम है दुनिया में सांपों की। उनमें से सिर्फ 600 जो है ना, वो वेनमस हैं, जो आप जिनसे, और उन 600 में से भी सिर्फ 200 हैं जिनसे आप मरते हैं। तो 3500 में से 200 आपकी। लेकिन उसके अलावा अगर आप उनके बारे में पढ़े तो वो इस कायनात को बचाने में, हमारे अनाज को महफूज रखने में जितना सांपों ने किरदार अदा किया है ना, वो शायद किसी और जानवर ने। लेकिन अब मैं सोचता हूं, उस जमाने में जब मैंने वो अफसाना पढ़ा था, मुझे इतना शऊर नहीं था। तो मैं वैसे ही उसको अफसाने को एंजॉय कर रहा था। एक बच्चा था, वो एक सांप था।
तो जाहिर है आपको पता है उस जमाने में वो जोगी आते थे, वो बीन पे जाते थे, सांपों वैसे ही वो मजा आता था सांपों को देखने का। लेकिन उस अफसाने को मैंने उस वक्त पढ़ा, तो लेकिन जब वो अमेरिका में आके मैंने सांपों के हवाले से, फिर मैंने सांप कुछ रखे भी, उनको पालना शुरू किया, मोहब्बत हो गई एक्चुअली उनसे। तो हरीश साहब के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मैंने जब वो अफसाना पढ़ा बाद में सोचा, मैंने कहा ये तो मजहबी कुव्वतें, तो ये जो लोग रेडिकल सोचते हैं, ये क्रिश्चियंस तो बड़ा खिलाफ हो जाएंगे कि ये सांप तो शैतान है, ये हरीश साहब ने क्या कर दिया है। लेकिन उन्होंने उस कैरेक्टर को जो है, वो उसकी पॉजिटिविटी जो सामने लेके आए हैं कि भाई उसकी तो नेचर है। वो कोई अभी यहाँ पे आप लोगों ने जो यूरोप में है जरा, जिन्होंने कुत्ते रखे हैं, वो कुत्ते प्यार से आते हैं, वो आपके बाजू का आपका हाथ पकड़ लेते हैं, उनका मतलब वो काटना नहीं होता। तो मुझे इन्होंने वो जो सांप के कैरेक्टर को, और वो फिर उसका नाम बेगुनाह रखती है, तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो लिखने के हवाले से वो जो था वो एक डिफरेंट स्टाइल था जो उन्होंने वो उस जमाने में जो था वो दिया। दूसरा गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ जॉन, लेकिन फिर सामने आती है फिर एक नया मुख्तलिफ अंदाज, गॉस्पल ऑफ पीपल। इनका जो वो नाम है ना, लोगों की अंजील, ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे मेल खाता है। वी द पीपल, कोई भी बात शुरू होती है ना वी द पीपल, तो मुझे ये दोनों नाम ही जो है ना वो बहुत पसंद है, लोगों की अंजील और कागजी धूप। हाँ जी, ओवर टू यू जीम भाई, सॉरी मैंने दरमियान में मैं कमेंट करना चाह रहा था। जमील असगर साहब वापस आ गए, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले जवेद साहब, आप कागजी धूप पे ही बात कर रहे थे। जी जी, आसम साहब, ये जो आपने कहानी स्पेशली जो है सांप की बताई है, देखिए उसमें हरीश भाई किस तरीके से उस बंदे, उस सांप को जो है, जो बच्चा है, वो डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बाद में इतना परेशान हुआ कि असल में तो मैं तो उसको प्यार कर रहा हूं, बच्चों में जो है वो दुश्मनी नहीं है। वो कह रहा है बच्चों में दुश्मनी नहीं है, सांप की और इंसान की दुश्मनी शुरू से है, लेकिन इंसान का बच्चा और सांप का बच्चा आपस में खेल रहे हैं। सांप का बच्चा जब हद से गुजर जाता है तो उस वक्त उसको डसता है, एक्चुअली वो डसता नहीं है, वो उसको प्यार करता है, और उसको नहीं पता चलता कि वो प्यार करते करते जहर उसके बच्चे के जो है ना अंदर दाखिल कर चुका है। उसकी पशेमानी देखिए। मैं एक और चीज इसमें देखी है हरीश भाई, अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो वो जरा प्लीज देखना। कोई गल नहीं। आपके हर अफसाने में मुझे तन्हाई ढलक रही नजर आ रही है। तन्हाई बहुत ज्यादा है इसमें, और इस तन्हाई में एक नई जिंदगी का रूप भी आ रहा है। ये नहीं कि उसके बाद मायूसी है, हर अफसाने में यही है। एंड दैट आई अप्रिशिएट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। और क्या बोलूं, मुझे सिर्फ ये कहना कि कागजी धूप एक्चुअली कागजी धूप नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो उसमें बड़ी बारीकबीनी से लिखी हुई हैं, बहुत बारीकबीनी से लिखी हुई हैं। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूं वो मुशाहदे जो आपने हमारे साथ शेयर किए, वो इस किताब में भी मौजूद हैं, एक एक चीज 17 बाय 17। जी जी, जमील असगर तस्वीर नहीं आप क्या? अच्छा, मैं वो इंटरप्ट हो गई थी तो दूसरी तरफ हम निकल गए। अब यहाँ से मैं गौरी भाई मैं यहाँ से इनका एक इक्तबास पढ़ना चाहूंगा जी। ये है इनका दूसरा गम। उसके अंदर लिखा है कि इंसान की कहानी पहिया से शुरू होती है, और अब तक उसने जो कुछ भी बनाया है दूसरे इंसान को अपना गुलाम बनाने के लिए बनाया है। बिल्कुल। इसकी तमाम इजादात इंसान की भलाई के लिए कम और इंसान को गुलाम बनाने के लिए ज्यादा हैं। इसकी दरियाफ्तें, नए बहरी और बरी रास्ते, नए बर्रे आजमों की तलाश, नई अद्वियात, नए हथियार, गोया सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, और वो मकसद था कि दूसरे इंसानों को क्यों कर महकूम किया जा सकता है। इसलिए वो हमसे हमेशा जालमाना सलूक करता है।
मुझे याद है जब हम इकट्ठे बैठा करते तो अक्सर लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बात होती थी, कॉन्ट्रैक्ट तकाबली जायजा होता था, और वो भी मैं इस बुक में देख रहा हूँ। हर तरीके से मुझे बहुत जामे बुक नजर आई है, और स्पेशली खास तौर पर आपने अपनी जुबान में नहीं, एक बहुत ही सादा से तरीके से, बहुत सादगी से जानवरों की जुबान में वो सारी फीलिंग्स जो हैं, जो इंसान के अंदर भी हैं, वो बयान करते हैं। वाह वाह जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। चलते हैं हम अपने सिलसिले को वहां से जोड़ू जहां मैंने से। जी, मैं जो कह रहा था कि उस्ताद की जो एक खूबियों में था जौहरे काबिल की तलाश के, कि वो दाने चुन लिया करते थे और फिर उनको साथ लेके चलते थे। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमारे एक दोस्त ने कहा, जावेद कह रहे थे कि जिस सांप की एक तशबीह आपने दी, तो ये जो डिफरेंट तरह की बातें करना, वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो अमली तौर पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट करते थे। मैं उसकी एक मिसाल मैं अपने आप को देता हूँ कि मैं चर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला मुसलमान एम्प्लॉय था, और ये एम्प्लॉयमेंट कारितास में मुझे रईस साहब ने जब ऑफर की, और उसके बाद मुझे पता है कि इन्हें क्लर्जी से किस तरह की चौमुखी लड़नी पड़ी होगी। और आज वो एक जो ब्रेक थ्रू था, इस वक्त कारितास का जो तशख़्ख़ुस है पाकिस्तान में, उसके बाद जो आपकी मौजूदगी में बना, वो फिर एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का तशख़्ख़ुस नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का तशख़्ख़ुस था कि जिसमें सब जॉब भी करते थे, और कारितास बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में उसने काम शुरू किया। तो ये एक बड़ा ही इनकलाबी कदम था, इसी ऐसी जगह पे बैठ के इस तरह की काम करना, जहां आप बिशप काउंसिल्स को आप जवाब दें। मुझे क्योंकि बहुत सारा, हालांकि मैं बाय फेथ मुस्लिम हूँ, और लेकिन मुझे बिशप कॉन्फ्रेंस के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने कारितास की 5 साल की स्ट्रेटजिक प्लानिंग की 2 दफ़ा, और उसके दौरान मुझे ना सिर्फ हर दफ्तर में जाके मिलने का मौका मिला, बल्कि आई एम थैंकफुल के जो बिशप्स साहबान थे, जो मोहतरम, एक बड़ा नाम होता है, एक बड़ा मकाम होता है जिनका कम्युनिटी में, उन्होंने लम्स में बैठ के मुझे सुना, मेरी बातें सुनी, मेरे साथ बैठ के प्लान किया चीज़ों। अच्छा, ये सारा ब्रेक थ्रू जो है वो हरीश साहब की वजह से। अभी बहुत सी चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं, मुझे थोड़ा सा एक कलक सी रहती है, एक दुख सा रहता है कि पता नहीं क्यों ये सारे काम को अचानक बीच में छोड़ के अपनी जन्मभूमि की तरफ चले गए। जो अभी कह रहे थे कि मैं लंदन मतलब ये गोरों की जानिब क्यों चले गए? हमें अभी बहुत ज़रूरत थी इनकी यहाँ पे, और अभी है। मतलब अभी भी हम इनकी उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं। मतलब अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि अभी हम पाँव चलते हैं। अभी हमें उस्ताद की हर कदम पे ज़रूरत रहती है। अभी बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सी बातें करने को दिल करता है इनके साथ। ये तो शुक्र है, थैंकफुल टू द सोशल मीडिया, कि हम फिर जुड़ गए हैं, और आज आपकी वजह से आज मैं बहुत सी बातें कर पा रहा हूँ उनके साथ। तो ये हम चाहेंगे कि ये अपने राब्ते बहाल करें, जल्दी जल्दी आया करें पाकिस्तान में, कुछ हमें बताया करें, कुछ हम सीखा करें, और दोबारा से उसी तवानाइयों के साथ अपने काम की तरफ आगे बढ़ा करें। पाकिस्तान में अब बड़ी ज़रूरत हो गई है। पाकिस्तान में एक्चुअली जो नई यूथ है, शायद ये हम जैसे लोगों का कसूर है, जो दरमियान की नेशन है, जो हमारी यूथ है, जो पिछले 15-20 साल में जवान हुई है, वो विजनलेस है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बड़ा जबरदस्त जी आप। और उसमें शायद हमारा कसूर है कि जो काम, जिस तरह का काम हरीश साहब हमारे साथ करते थे जब हम यूथ थे, वो शायद हम नहीं कर पाए अपने बाद की पीढ़ी का। और फिर जो एक दुनिया में बदतमीजों के टोले का हुकूमत में आने का भी रुझान हुआ, आप अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, पाकिस्तान में, तो उसने मुल्क में लोगों को सियासी शऊर से भी बेबहरा कर दिया है, नौजवान नस्ल को। सही है, बिल्कुल सही है। आपने मेरी तारुफ में बताया था, मैं क्योंकि यूथ एंगेजमेंट में रहता हूँ और मेरा शौक है, मैं नौजवानों के साथ काम करता हूँ, और वो काम वही करता हूँ कि उनका विजन डेवलप हो जाए, वो किसी तरफ चल पड़े। मतलब एक और अदब आदाब जो हमारी जनरेशन में
हमारे बड़ों ने डाला था वो शायद हम नहीं डाल पाए, तो वो हम अब कुछ कोशिश करके डाल सकें। तो इस सारे काम में हमें उस्ताद की बड़ी ज़रूरत है कि वो हमारी रहनुमाई करें। थोड़ा सा अगर रहनुमा टाइम की मिले तो जरूरत। साल्ट के ऊपर थोड़ी सी बात उन्होंने शुरू की थी और मैंने ज्वाइन कर लिया था। थोड़ा उसको भी जी अगर अभी इस प्रोग्राम में हमारे पास वक्त हो तो वो साल्ट की जो बेसिक एसेंस थी कि वो जी लीडरशिप और एनिमेशन का जो प्रोग्राम था वो बड़ी चेंज लेके आया था कम्युनिटी में। उसको भी अगर क्या ब्रीफली करें, बताएंगे बिल्कुल तो सही। दोबारा से चीजें जी जी चाहता हूँ। अच्छा, मैं जी जी हरीश साहब, बात मैं आऊंगा हरीश मैसी के साथ पास। इससे पहले मैं यास्मीन जोसेफ के पास चलना चाहूंगा कि वो कुछ कमेंट्स अपने देना चाहें। अनम्यूट कर ले। जी सॉल्ट की बात हो रही है, जमील साहब ने बड़ी अच्छे मतलब उसको उसका जो एक बहुत पहलू जो बहुत जरूरी है, अहम है विजन का, कि हमारे पास या हमारी यूथ के पास, जो अभी के बच्चे हैं उनके पास वो वैसा विजन नहीं है, वो खुद भी इतने विजनरी नहीं है कि वो हमारी तरह या इस तरह से गाइडेंस लें जिस तरह से हमें हमारे दौर में, हमें हमारे वक्त में मिली। हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में सॉल्ट का एक प्रोग्राम एक और ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है पिछले साल से, और जिस दिन उसका मैंने पहला प्रोग्राम देखा और मैं गई, तो मैंने उनको बताया कि आपको आज इस प्रोग्राम में हरीश साहब का जिक्र करना चाहिए था। अगर आपने सॉल्ट रखा है प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस एंड लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको मैं ये बताती चलूं कि जो पायनियर थे सॉल्ट के वो कारितास पाकिस्तान और फिर हरीश साहब उसके थे जिन्होंने ये शुरू किया। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, उसने कहा जी मैं तो नहीं जानता। तो मैंने कहा आपके फादर जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते। फिर उसने एकदम से बोला जी 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 जी, मे भी मेरे फादर जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग का सुना हो या हरीश साहब के साथ काम किया हो। तो मैंने कहा फिर अब आप जब भी प्रोग्राम करें आप एंडोर्स करेंगे कि सॉल्ट का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने वाले हरीश साहब है, और उसका फल जो है, मैंने कहा आप अगर क्रिश्चियन लीडरशिप में आप नजर दौड़ाओ तो आपको उस लीडरशिप ट्रेनिंग का सॉल्ट का फल भी नजर आएगा। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अभी हैं, और बट मैं ये समझती हूँ कि जो लीडर्स हैं वो शायद उस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो पहचान रहे हैं और ना आगे उसको पहुंचा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें, उसको ही पहचान लें, तो मैं एज इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने नॉट ओनली क्रिश्चियन मतलब यूथ, क्योंकि अब तो हम उस चीज से बहुत आगे निकल आए हैं कि हम सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ काम करें, हम सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का करें। एज पाकिस्तान नेशन ये बहुत जरूरी है कि आप यूथ को एक डायरेक्शन दें, एक बेहतर डायरेक्शन दें। आपने पॉलिटिक्स की बात की जमील साहब, आपने गवर्नमेंट हुकूमतों में ये नेगेटिव जो एक प्रोपेगेंडा और नेगेटिव एटीट्यूड आया है, बिहेवियर आया है, आपने उसकी बात की। तो ये सारा इसीलिए है कि हम लोग सब कुछ देखते हैं, सुन रहे हैं और उसको इसी तरह से मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं कि हम ये नहीं समझ रहे कि अगर मैं एज इंडिविजुअल अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन में अगर किसी के लिए उस तब्दीली का जरिया बन सकता हूँ तो आई मस्ट कंट्रीब्यूट दैट पार्ट। और मेरा ख्याल है हमने जो हम कर रहे हैं या जो हमने सीखा है वो भी यही है कि बेशक हम बहुत बड़ी चेंजेस जो हैं वो नहीं ला सकते, और एकदम से स्पेशली डेवलपमेंट फील्ड में आपको रिजल्ट्स और पॉजिटिव बिहेवियर्स, आपको उसकी आउटपुट्स के लिए आपको साल हर साल इंतजार करना पड़ता है, पेशेंटली, परसिस्टेंटली। अगर ये चीजें आप छोड़ देते हो और आप चाहते हो कि आज मैंने ये ट्रेनिंग दी है, कल मुझे इसका रिजल्ट नजर आना चाहिए, तो वो फिर हम सही वाले हमने वो खुद से वो सबक हमारे में वो नहीं पाया जाता। जो एक मैं कहना चाहती हूँ कि जो ट्रेनिंग्स हमें दी जाती थी, हमें भी एक वक्त लगा उन तक अपनी उस लेवल तक पहुंचने का, उस मंजिल तक पहुंचने का जो हमने सोच रखा था कि हम पहुंचेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के तवसत से, और स्पेशली जबकि ये प्रोग्राम हरीश साहब के लिए किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी वो हमारी हर वो लीडरशिप
चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, चाहे वो सोशल लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करें, उसको समझें, उसको अपनाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम अपना काम जो है वो अपनी सोसाइटी में, अपनी नेशन में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले उन लोगों में जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे पूरी करें। क्योंकि मेरा ख्याल है जो हरीश साहब को उनका नाम से लेके उनकी जिंदगी तक, जब तक वो पाकिस्तान में रहे थे और हमने उनको देखा और सुना और पढ़ा, पढ़ने से मैं बताती चलूं कि लोगों की इंजील ने हमारी जिंदगियों में बड़ा काम किया। तब वो वक्त हमारा भी बहुत नौजवानी का था, तो हम समझते थे यार किस तरह से ये बंदा ऑल्टर के पुलपिट पे खड़ा हो जाता है और वहां जहाँ पे प्रीस्ट मैसेजेस दे रहे होते हैं संडेज को, एंड दे वर सपोज्ड टू गिव देयर मैसेजेस, तो वहां पे हरीश साहब खड़े होकर उस पुलपिट पे, और सेंट मेरीज का वो मुझे पैरिश अभी भी याद है जहाँ पे ये सरमन दिया करते थे, जहाँ पे ये लोगों से बातें किया करते थे। और वो क्यों मकबूल था? क्योंकि वो लोगों की जुबान में बात करते थे, आम फहम जुबान में बात करते थे। वो बात करते थे जो लोग सुनना चाहते थे, वो बात करते थे जो लोग कबूल करते थे, वो बात करते थे जो दिलों को असर करती थी। वो ऐसा नहीं कि अगर वो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में भी लोगों से बात करते थे, तो बाइबल क्या है? बाइबल भी लोगों का, खुदा का एक वो सारा एक्सपीरियंस है जो लिखा गया और दर्ज किया गया, वो सारे वाकयात, वो सारी बातें, वो सारी तमसीलें, वो सारे मौजज़ात, और वो मौजज़ात जो लोगों की इंजील से शुरू हुए वो आज भी रोनुमा हैं। मैं ये कहना चाहती जी जी, मैं अभी स्क्रीन पे मैसेज देख रहा था कि आसम साहब जानना चाहते हैं आप उसके बाद हम हरीश मैसी साहब को सुनेंगे। आप कुछ कहना चाहें आसम साहब? वो सुन नहीं पा रहे माइक को। जी जी हाँ जी। सॉरी, मैंने ना वो 8 से 10 तक का टाइम रखा हुआ था, मुझे एक अपॉइंटमेंट पे पहुंचना है। लेकिन मैं जी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे हाजी साहब के हवाले से इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी पहली मुलाकात इनके साथ फैसलाबाद में थी। मैंने एक चेंज देखा इनमें कि जीन्स और शर्ट पहनते थे, वो बड़ा आर्मी वाला स्टाइल होता था। तो उसके बाद एक मैंने इनकी जिंदगी में वो एक सूफी और दरवेशाना जो था ना वो, और लोग बातें करते होते थे कि वो सिर्फ सफेद जो है ना शलवार कमीज पहनना शुरू हो गए हैं। जैसे ख्यालात के, सोचों के रंग तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो जी एक वाइट रंग जो था ना वो इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ गया। और मुल्तान पास्टल इंस्टीट्यूट में मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तो मैंने इनको देखा। ये मेरे ख्याल को ट्रेनिंग देने के लिए अंदर जा रहे थे, तो मैं रुका। तो चूंकि मैं इनका फैन था तो मैंने फौरन ना रोक के कहा कि भी मैं, पता नहीं कौन सा मास्टर्स था, मैंने कहा कि मैं वो करना चाह रहा हूँ। तो बड़े प्यार से इन्होंने मेरी बात सुनी, हालांकि जल्दी में थे। सर थैंक यू फॉर दैट। तो मुझे जी इन्होंने कहा कि तुम वैसे कोई आर्मी शार्मी के लिए भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अपने आप को ज्यादा महदूद ना रखो, ज्यादा ऑप्शन देखो। और फिर मेरे कंधे पे थपथकी दे के तो निकल गए। सर थैंक यू वेरी मच। जी मुझे जी जाना है, मेरी बहुत अपॉइंटमेंट, तो शुक्रिया। जाने से जी पहले जी मैं ये कहना चाह रहा था। बहुत हरीश बहुत भाई के बहुत लिए शुक्रिया। मैं शुक्रिया आसम साहब। हरीश भाई के लिए मैं एक अब मैं शेर कहना चाह रहा हूँ, जी जी अरशाद। अगर इजाजत हो तो। जी जी अरशाद। मुझको मालूम नहीं आयात कुरानी, लेकिन वाह। मुझको मालूम नहीं मुझको आयात आयाते कुरानी, लेकिन कुरान लेकिन दाद देता हूँ दिल से तेरे मुसव्वर को। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत दाद खूब। देता तो हूँ अब दिल से मुसव्वर को। चलते वो हैं इसलिए जनाब वो हरीश मैसी इसलिए है साहब कि की इनके तरफ। अंदर जो है वो हर रंग मौजूद है। मैंने देखा है कि इनके अंदर, हमने तो बहुत करीब से इनको देखा है, यहाँ जी तक जी कि आप कहते हैं कि हर इंसान जो है जुल्फों से खेलता है। जी हरीश साहब को भी हमने जुल्फों से खेलते देखा है, खेल रहा हूँ। लेकिन वो काली नहीं थी, वो सफेद जुल्फे थी।
जब ये कभी क्या करें, खास बहुत मौज में होते हैं ना, तो अपने बाल को नीचे खींच के फिर उनके साथ खेलते हैं, मरोड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं और साथ साथ अपना जो है काम भी करते रहते हैं। खुदा की जावेद खासी जवेद के साहब, बच्चों के साथ क्या मुशाहिदा हरीश पाया है जवेद भाई ने। जावेद, जवेद साहब, मैं हरीश साहब की एक बहुत और खास बात बताना चाहता हूँ कि जब वो थके हुए होते थे, बहुत सी ट्रेनिंग दे के, बहुत से लेक्चर दे के, तो वो हाथ पे ऐसे रख के, माथे पे ऐसे हाथ रख के 2 उंगलियों को ऐसे किया करते थे। पता नहीं उससे बिल्कुल उनको ऐसे बिल्कुल सही। वो सुकून मिलता था। यस, तो अब चलते हैं अपने मोहतरम मेहमान शख्सियत की तरफ। पहले तो जमील असगर साहब ने कहा कि साल के बारे में और कारितास के बारे में ये ब्रीफ हमें बताएं। पहले हमने तो थक के उनको हारमोनियम पे बैठते देखा है और गाते देखा है। आपने तो खतरनाक वाली बातें बता दी हैं, हमने अच्छी बातें देखी। जब वो बहुत थक जाते थे तो फिर पेटी आ जाती थी हारमोनियम और पे उनकी उंगलियां उसको तो चलती थी फिर जादुई तरीके से। तो अच्छा, वो ज्यादा मैं गुजर अच्छी बातें जाते हैं यहाँ वो पे, मकाम। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बहुत, इस वक्त मैं जो बैठा आप सब कुछ सुन रहा था, तो मुझे बड़ा, मेरे दिल को एक हॉल सा पड़ रहा था। मेरे साथी थे, 12 साथी थे, पता नहीं 12 कैसे बन गए, वो 12 ही बन गए। वो 2 उनमें से मर गए। 12 का फिगर बहुत अच्छा। हाँ, 2 मर गए, अनवर सज्जाद और शमाउन, महबूब सदा और महबूब सदा भी मर गए। 3 उसमें से, जावेद जोसेफ भी मर गए। 4 ये जवेरिया जी, जावेद याद नहीं थी, जावेद जोसेफ, ये महबूब सदा के साथ होते थे पिंडी में। पहले जावेद मरे थे, फिर उसके बाद महबूब सदा। और अब जिनको मैं इस वक्त बहुत शिद्दत से मिस कर रहा हूँ, उनमें गुल परवेज है, परवेज गुल, उसमें शिराज, सिसल शिराज राज, उनमें जावेद आफ्ताब है बेल्जियम में है इस वक्त जी, और फिर सत्तार साहिल है, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। और मैं सोचता था कि शायद वो अगर यहाँ नहीं तो वो जरूर हमसे राब्ता करेंगे टेलीफोन पे, क्योंकि एक हमारी छोटी सी हमारा एक अंदरूनी ग्रुप था, उसको हम सबक कहते थे, सबक। और देखें वो भी कैसे हमने बनाया था, समाजी बेदारी, कायदाना तरबियत, सबक। वाह, तो क्या ये जो सबक था ना, ये सबकी इनको हम कहते थे। और मुझे बड़ा दुख है। और उधर से एल्मा परवेज और शाहिदा, ये दोनों, ये भी हमारे इस ग्रुप में बड़े बड़े करीबी थे। वो इस वक्त नहीं है, तो मैं बड़ा वाकई कुछ थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं। जावेद, आपने कहा था किताब को देख के, तो असल में कागजी धूप की बजाय मैं उसका नाम तन्हाई रखना चाहता था। अफसानों की जो उसका नाम है, तन्हाई रखना चाहता था, लेकिन चूंकि वो कौवा मुझे इतना पसंद था, वो इतना इनकलाबी था, और जब उसको उन्होंने कहा कि ले जा अपनी कागजी धूप को, तो मैंने कहा नहीं, ये कागजी धूप ही होना चाहिए इसका टाइटल। तो फिर मैंने उसको कागजी धूप, मुझसे पूछा तबस्सुम ने और शहजाद ने, अमेरिका वाले और ये इंग्लैंड वाले, कि आपने कागजी धूप क्यों रखा। मैंने कहा जी, जब मैं छोटा था, तो जब मैं घर के लिए लकड़ियां चुनने जाता था जंगल से, तो उस वीराने में कुछ जगह थी जहां पे मैंने देखा, उस वक्त तो मुझे नहीं समझ आई थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो वहां पे शूटिंग हुआ करती थी, फिल्मों की शूटिंग होती थी उस इलाके में। तो बड़े बड़े कैमरे, तो वहां पे वो क्या करते थे, कागज के बड़े बड़े फ्रेम होते थे, तो उन कागज के फ्रेम्स के साथ सूरज की रोशनी की तरफ, तो वो लाइट जो है वो उनपे, तो मैं कहता था ये कागज से ये धूप कैसे, तो वो बचपन से वो चीज मेरे जहन में थी
लेकिन जूं मैं बड़ा हुआ तो कागजी धूप के मानी भी बदलते गए और मुझे समझ आते गए। तो मैंने कहा जिंदगी तो है ही कागजी धूप, वैसे ऐसे ही हम अकड़े फिरते हैं और पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं। सॉल्ट है जी, ये है वो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, हम ही नहीं होंगे, बाकी तो सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन ये है कि बाकी जितनी बातें आप लोगों ने कही, और वो एकलव्य का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो हिंदू मैथोलॉजी की बड़ी वो जंग है दो खानदानों में। पता नहीं उसका नाम आप में से किसी को याद हो, उनका ड्रामा भी था बहुत बड़ा। तो वो जो होता है शागिर्द तो नहीं होता, वो छुप के उनके उस्ताद की वो सारी चीजें सुनता। और ये तो हम जब सबक के लोग बैठते थे तो हमारे ये दोस्त जमील असगर साहब, ये भी कहीं ना कहीं से निकल आते थे और ये बैठ के सुनते रहते थे कि मैं क्या बात कर। और मुझे शुरू से ये शख्स बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इस कदर सादगी और सच्चाई थी कि मुझे ये बहुत अच्छा। आप सब लोग जो यहाँ पे जितने भी मेरे साथ रहे हैं, हमने एक चीज सीखी है, हमने प्यार सीखा है। हमने, आपने एक सवाल मुझे दिया था गौरी साहब, मोहब्बत के बारे में। जी जी, कि आपने कहा था कि वो आने वाला है अभी। हाँ, अभी आने इसके वाला बाद है। आएगा। हाँ, चले वो फिर जब आएगा तो फिर हम उससे बात करेंगे। मैं थोड़ा ये जो लोगों की इंजील पे जो है ना, और किताब के हवाले से जी मैं बात कर दूं तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, लोगों की इंजील मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने सचमुच पढ़ी है। जी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी है। हाँ, शायद बाजों ने वो मजमून मेरे पढ़े होंगे क्योंकि वो कारितास में लिखे जाते थे, शायद वो पढ़े होंगे। ये जो लोगों की इंजील है ना, ये 80% और 20% के लिए लिखी गई है। आप कहेंगे ये 80% क्या है? और पाकिस्तान में ये 2.5% के लिए लिखी गई है और 97.5% के लिए लिखी। अब कहेंगे कि ये क्या है? दुनिया की जितने तमाम दौलत है ना, वो दुनिया का जो 80% हिस्सा है उस दौलत का, वो दुनिया के 20% लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो 80% लोग हैं वो दुनिया की दौलत का सिर्फ 20% इस्तेमाल करते हैं। ये मालदार और नादार की अंजील है। और ये क्रिश्चियन का इसमें कोई ऐसी बात नहीं आपको मिलेगी। ये पाकिस्तान के गरीबों की और पाकिस्तान के अमीरों की, दुनिया के गरीबों की और दुनिया के अमीरों की किताब। और वो तज्जिए मैंने लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है। वो तज्जिए मैंने लिखे हैं कि किस तरीके से, भी जैसे जमील बात कर रहे थे, असगर बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो हमारे जिनको कहते हैं डेवलपिंग एजेंसीज जो थी, डोनर एजेंसीज जो हैं, ये हमें एड देती हैं। आज तक किसी भी डोनर एजेंसी ने एजुकेशन के लिए कभी पैसे नहीं दिए, कभी फॉर्मल एजुकेशन के लिए पैसे नहीं दिए। वो हमेशा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए पैसे देंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उसके लिए कभी डेवलपमेंट एजेंसीज पैसे नहीं देती। और जब तक एजुकेशन नहीं है, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो क्या कहते हैं डिग्रीज की बात नहीं कर रहा। ये जो शऊर है ना, ये एजुकेशन से आता है। एजुकेशन वो लतीनी का मेरा ख्याल है कि वर्ब है, एडुकारे। एडुकारे का मतलब कि खोद के निकालना। हर इंसान के अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, उनको खोद के निकालना, उनमें तजस्सुस पैदा करना, ये तालीम का काम है। ये जब तालीम जो है ये वो चीजें निकालती, ये वैसे ही है जैसे किसी को शऊर देना। जमील भाई, यही असकर भाई, यही है सॉल्ट, यहीं से शुरू हुआ था कि मुझे यही था। और जब वो किसी ने पूछा था कि डेवलपमेंट क्या होती, तो शायद आपको याद होगा
तो मैंने एक लिफाफा उठा के कहा था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी एनवलोप है। मैंने कहा ये एनवलोप है बंद, जब इसको डीवेलप करते हैं, इसको खोलते हैं, जो सेंसिटिव प्लेट होती जिसमें अब तस्वीर होती, जब उतारी जाती आपको नजर नहीं आती, वो जब आप उसको डेवलप करते हैं, जब उसको डीवेलप करते हैं तो तस्वीर नजर आती है। ये है डेवलपमेंट, जब अंदर से चीज, छुपी हुई चीज है वो बाहर आ जाती, ये है डेवलपमेंट। और ये बुनियाद है उसका डेवलपमेंट की, कि कैसे अंदर को आपने खोल के बाहर निकाला। दिस इज व्हाट सॉल्ट इज ऑल अबाउट। अब और तालीम डिग आउट करने की बजाय मट्टी डालती है मस्जिद के, अगर कोई डिग आउट हो भी रहा है उसे बंद कर जी। ये है वो कि जब इसको हम, इस डेवलपमेंट को, उस लिफाफे को जब हम एनवलप को डीवेलप करते हैं तो वो खुल जाता है। और यही हमने करना है, यही सॉल्ट है। और यही चीज मुझे हमेशा लेके आगे चलती रही है। और मैं देखता था कि हमारे नौजवान, दे वर जस्ट लाइक एनवलप, तो मैं उनको डेवलप करता था, उन पे पानी गिरा के, उनको लूज करके, उन पे भाप फेंके तो वो खुल जाते थे। और बाज खुले उन्होंने कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया है, कोई 30 गुना, कोई 40 गुना फल लाया है। कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने वो छुपा के रख दिया कि यार ये कहीं जाया ना हो जाए, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ये है हमारा। अब रही कारितास की बात, तो कारितास से मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैं पाकिस्तान से आ गया और अब्रप्टली आया। देखें, बहुत सी चीजें हैं, मैंने कभी ये किसी से जिक्र नहीं किया कि क्यों मैं पाकिस्तान से आया, और मैं अभी भी आपको साफ नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि वहां पे चर्च के अंदर, ये मैं बड़े खुल के कह रहा हूं, चर्च के अंदर एक ऐसी जहनियत पनप रही थी जिनको लीडरशिप का कुछ पता नहीं था, और वो अपने आप को लीडर कहते थे। लीडरशिप या लीडर होना ये नहीं कि एक बड़ा सा दरख्ता बन जाओ और लोग उसके नीचे आके बैठें, ठीक है, लेकिन उस बड़े दरख्त के नीचे ये भी गौर करें कि घास भी नहीं उगती। वहां घास नहीं उगती जहां बड़ा दरख्त होता है। आपने अगर लीडर बनाना है तो लोगों को बनाओ ना, ट्रांसफर दैट पावर दैट यू हैव टू द पीपल एंड लेट पीपल लीड देमसेल्व्स। इसी को मैं कहते थे, टू वर्क विद पीपल, नॉट फॉर पीपल। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अभी भी है, उस वक्त भी था, और जिसपे मुझे बहुत ज्यादा सिरजनश की गई कि तुम्हारी लीडरशिप जो है हमारी लीडरशिप को तहस नहस करती। हमने एक प्रोग्राम किया, इन्होंने कितने प्रोग्राम किए लीडरशिप के नाम पे, लोगों को हुकूक दिलाने के नाम पे। हमने एक प्रोग्राम किया था, और वो था शनाख्ती कार्ड की जो तहरीक हमने चलाई थी। आपको पता नहीं, शायद याद है, और बाकियों को शायद, मुझे नहीं पता, जावेद को भी याद है कि ये जो तहरीक चलाई, तो पाकिस्तान छोड़ आया था। आप पाकिस्तान छोड़ आए थे, वो जो थी, उस एक जुलूस ने, वो कहते हैं अखबारों में लिखा, और क्रिश्चियन वॉइस जो कराची का सबसे बड़ा कैथलिक न्यूज़पेपर था, कि पाकिस्तान की तारीख में क्रिश्चियंस का इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला था जितना बड़ा मैंने सिंगल हैंडेडली वो ऑर्गेनाइज किया था। और जब वो ऑर्गेनाइज करके लेके आ रहा था, तो फिर कुछ फादर साहबान मोटरसाइकिल्स पे आके तो लीड करने के लिए आके, फिर उन्होंने कहा कि जी हमें, और कुछ लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी, और वो भूख हड़ताल जो थी वो आधे में छोड़ दी। और जब टोबा टेक्सिन से लोग उनकी मदद के लिए आए, उनको पता लगा जी वो तो बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए, और टोबा टेक्सिन जब वो वापस गए तो उनका हुक्का पानी बंद हो गया, उनको कोई दुकानदार सौदा नहीं दे रहा था। और वो लोग, बिशप पतरस ने मुझे कहा कि इनको जो भी तुम कर सकते हो इनके साथ, इनके लिए करो। उस वक्त फौरी जरूरत उनको रोटी की थी, हमने उसका इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम, सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग जिनकी लीडरशिप को इतना बड़ा चैलेंज हुआ था कि वो, और मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि ये एक गलत सिलसिला है जिसे हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे पहले
मेरी बिशप्स कॉन्फ्रेंस के सामने पेशी हुई थी, और मुझे ये इल्जाम मुझ पे था कि तुम्हारी जो थियोलॉजी है वो हमें कबूल नहीं है। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि हुजूर, मैं कोई थियोलॉजियन नहीं हूँ, मैं कोई इल्म इलाहियात का माहिर नहीं हूँ। मेरी थियोलॉजी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने खुदा के जो मेरे साथ जो तजर्बात हैं, मैं वो लोगों को उनके साथ शेयर करता हूँ, और अगर आप कहते हो कि ये नहीं करने चाहिए तो मैं नहीं करूँगा। कार्डिनल साहब ने एकदम मुझे कहा कि नहीं हरीश, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। You share your experience of God with people. That is theology, he said. That is theology. और उस वक्त इंटरनुंसियो भी बैठे थे, और सारे बिशप स्वाय बिशप अर्मांडो के वो वहां नहीं थे। और जिन साहब ने बहुत ज्यादा मुखालफत की थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लीडरशिप को नहीं समझते थे, वो समझते थे लोगों को लेके उनके काम करवा देने, उनको क्या उसे कहते हैं, ये पटवारियों के दफ्तर में जाके, डीसी के दफ्तर में जाके काम करवा देना, ये लीडरशिप है। हम इसके कायल, मैंने ये आपको नहीं सिखाया। मैंने ये कहा कि लोगों को ऑर्गेनाइज करो और लोगों को जाके वो खुद अपने हकूक हासिल करें। आप उनके साथ ताकत बन के खड़े रहो, वफादार बन के खड़े, उनको छोड़ के ना जाओ, लेकिन उनके लिए मत करो, वो खुद करें। और उनको सिखाओ कि कैसे डीसी के साथ कैसे बात करनी है, और डीसी के वहां कैसे तुमने डेरा लगाना है। बाकी के लोग उनके लिए रोज रोटी लेके आए, नजदीक के गांव सब इकट्ठे हों, क्योंकि उन तमाम का एक बाहमी मसला है, तो वो सब मिल के करें। कुछ लोग डीसी के लिए खड़े हों और कुछ लोग जो हैं उनकी रोटी और पानी का इंतजाम करें, ताकि उस सिलसिले को, उस एहतजाज को रोका ना जाए, वो चलता रहे। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, और मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जिससे मैंने अपने लिए बहुत वहां पे ऐसे मुखालफीन पैदा कर लिए जो मेरी इस सोच के इंतहाई खिलाफ थे। और उस वक्त मेरा उनके साथ किसी तरह भी मैं उनके साथ नहीं चल सकता था। मैंने बिशप पतरस साहब से कहा, मैंने कहा हुजूर ये है तो ये कैसे हो सकता है। वो बड़े परेशान थे। मैंने कहा जी मुझे जाने दें, मुझे मेरी मदद करें कि मैं बाहर चला जाऊं अपने बच्चों को लेकर। मैंने 25 साल चर्च की खिदमत की है, अब मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। वो मेरी बात समझ गए, ही हेल्प मी अ लॉट। और उस वक्त मेरा भाई यहाँ था, और उस वक्त फादर इंद्रियास जो मेरे बेनिफेक्टर थे, उनको मरे हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। तो काफी कुछ था जो भाई भी चाह रहा था कि मेरे साथ कोई शेयर करे। तो मैं, वो मौका था, मैंने कहा अगर ये मौका चला गया तो फिर शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उधर से मेरा दिल इतना टूटा था, मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ मैं पाकिस्तान छोड़ के बगैर किसी, बस एक प्रोग्राम किया था, मुझे नहीं पता कि जावेद तो शायद पाकिस्तान में नहीं था, पता नहीं यास्मीन उस प्रोग्राम में आई थी कि नहीं। वो हमारा फेयरवेल प्रोग्राम था, और उस वक्त, और वो रजिया साहिबा जो थी, उन्होंने वो गाना गाया था, वो 7 सुरों का क्या है, कुछ ऐसे था, गुलाम अली की गजल है, बड़े उन्होंने जज्बाती होके गाई थी। और मुझे बाद में पता लगा कि वो डायरेक्टर बनना चाहती थी कारितास पाकिस्तान का। इमेजिन। बहरहाल वो सब कुछ अपनी जगह है। ये ऐसे हुआ और सारी चीजें तहस नहस हो गई, मैं छोड़ के आ गया। जावेद ठीक था काफी बेचारा, लेकिन उसमें वो चीज वो नहीं कर सका जो, जिसे कहते इनोवेशन जो होनी चाहिए थी, जो ज्यादा कारितास को आगे ले जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और नतीजा ये हुआ कि उसको भी फिर उनसे अलग होना पड़ा और वो अलहदा हो गया। ये कारितास की कहानी है जमील असगर साहब, और सॉल्ट की कहानी है। और अब मुझसे पूछना है तो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं, हाजिर हूं। हेलो। हेलो। जी जी, आवाज मेरी, मैंने तस्वीर खुद बंद की हुई है, यहाँ सिग्नल्स के इश्यूज हैं कुछ। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है बकायदा। जी जी, आवाज इसलिए
मैं चीजें ठीक, मैं वो थोड़ा अंदाजा था कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं कि जिससे अचानक आप चले गए, लेकिन वो राब्ते अब कोई बहाल होने की क्या गुंजाइश है? कारितास के से हट के बहुत सारे लोग चाहते हैं। हाँ जी, राब्ते हम कर सकते हैं, राब्तों की कोई ना, अब तो मैं रिटायर भी हो गया हूँ। मैंने 19 साल यहाँ पे जेल काटी है, मतलब मैं यहाँ पे हरीश भाई कैप्टन था जी। मैं फिर एक तनकीद करते हैं जो हमारी ऊंची, कीजिए हरीश भाई, तनकीद करते हैं जो हमारी ऊंची उड़ान पर, तनकीद करते हैं जो हमारी ऊंची उड़ान पर, तस्लीम करते हैं वो हमारे मकाम को। क्या फायदा, क्या फायदा? हरीश भाई, अगर जाती आपने तौर पे तो फायदा है कि जब मैं तनकीद होती है ना। इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं मेरे सेमिनरी से वापस आने की वजह क्या थी। मैं जानता हूँ, मैं भी लिखता था, आपका गुस्सा भी मैं जानता हूँ क्यों और था। उनको चुपता था। मैं भी लिखता था और उनको चुपता था, और मैंने छोड़ा नहीं। आखिरकार मुझे सेमिनरी छोड़ना पड़ा, और मैं अभी उस पुलिस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने मुझे वो रिपोर्ट जो सेमिनरी से मुझे मेरे मुतल्लिक आई थी उसमें पढ़ के सुनाया, और वन सेंटेंस आई स्टिल रिमेंबर, और वो था, दिस पर्सन कैन बी डेंजरस फॉर द चर्च। मैं तो कई सालों से डेंजरस था, लेकिन फिर भी मैं गुजारा कर रहा था, निकल रहा था, क्योंकि लोग मेरे साथ थे। यही मैं बात करने लगूंगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जावेद भाई, हमने मेरा काम ख्याल है, किया, वही एक बात, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि इसीलिए लिखा है, मतलब कलाम में ये लिखा है कि जहां तुम्हें लोग कबूल नहीं करते, तुम वहां से अपने जूते की गर्द भी झाड़ के निकलो, छोड़ दो उस चीज को। तो आप लोगों ने ठीक किया। मतलब अगर हम आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ, अगर आप खुदा की उस बुलाहट को लेके चल रहे हो, लेकिन आप वो कबूल नहीं किया जा रहा, तो वहां से वो लोग इस काबिल नहीं, वो जो आपके इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिनको आप अपना टाइम दे रहे हो, जिंदगी दे रहे हो, शायद वो इस काबिल, वो बदकिस्मत होते हैं कि उनको, उनके पास आपको रहना नहीं चाहिए। यास्मीन, असल में होता ये है कि उन लोगों की प्रायोरिटीज फर्क होती। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारी प्रायोरिटीज जो है लोगों से मुंसलिक होती हैं, उनकी जिंदगी से मुंसलिक होते हैं। उनकी प्रायोरिटी अपनी कुव्वत से, अपनी जो उनकी हाकमियत होती है ना, उससे मुंसलिक होती है। वो अपनी अथॉरिटी को नहीं जाने देना चाहते। और हम कमजोर लोग होते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग मुनज़्ज़म नहीं हुए पाकिस्तान में, अभी तक। नहीं जो सर, नीचे इसमें का ये भी है तबका ना, देखिए ये फेयर है, ये अथॉरिटी की शेयरिंग का फेयर है, ये फेयर अभी भी है कि लोग शायद अगर इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहचान सकें कि कहाँ पे एक चीज हक है और कहाँ पे ना हक है, जब वो इसको बताना शुरू कर देंगे, पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे, बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैं। तो ये कसूर तो गैप्स, ये गैप जिन लोगों है। की चेंज के लिए हम काम कर रहे हैं, ये तो उनका नुकसान हुआ ना फिर, बिल्कुल। कि हमने चंद लोगों की खातिर उनको छोड़ दिया। हाँ जमील, चंद लोगों की खातिर नहीं, असल में वो लोग जो है ना, दे वर द पावर। बदकिस्मती से वो लोग जो है, उनके पास इख्तियार है। हमारी, आप यूं समझ लें कि हमारी सांसें भी वो रोक लेते हैं। सांसें रोकने से मतलब हमें कहना नहीं देने, बहुत बात नहीं करने देना चाहते, ये है उनका। और मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ था कि उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इसके लिए दी है। पूरी एक चेंज है, मतलब आपने तो एक पूरा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया ना, और वो फिर इंस्टीट्यूट बाद में आपका खड़ा किया हुआ इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इस्तेमाल भी किया, लेकिन बेसिकली नुकसान आम आदमी का होता है जब हम थोड़ा सा बैक फुट पे आ जाते हैं। तो जो फायदा हम पहुंचा रहे होते हैं आम आदमी को, वो फायदा खत्म हो जाता है, फिर वो उन्हीं के हाथों में, उन्हीं लोगों के हाथों में बेचारे खेल रहे होते। अभी बिशप लैरी सल्डाना कनाडा में है, वो भी इसी दुख से, जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, वो भी छोड़ के आ गए। हमारी हर हफ्ते बात होती है, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं,
और मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं करना चाहता। ये कोई, मैं समझता हूँ ये मेरी कमजोरी है। जैसे नसरीन, देखो नसरीन कह रही, यास्मीन कह रही है, और जैसे जमील कह रहे हैं, लड़ सकता था मैं, लेकिन लड़ने में जब आपके बच्चे होते हैं तो आप बुज़दिल हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे ना हो तो फिर आपको टुंडे लाट की भी परवाह नहीं होती। जी सही कह रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ औलाद की खातिर फिर आप, कुछ चीजें हमारे पे और जिम्मेदारियां हैं जो हमारे हाथ बांध देती है। बिल्कुल। आप और दुरुस्त यही, शायद हाँ, वही जो ताकत है ना, वो बेनिफिट एट लार्ज उस पहलू को नहीं देखते। Yes. वो एक जो सामने एक शख्सियत है या एक पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से आप उन सब लोगों को जो समर उनका आने वाला है, आप उसको खत्म कर देते हो। जो कुछ वो सीख रहे होते हैं, जो चीज उन तक पहुंच रही होती है, आप उसको बंद कर देते हो। और हम ये नहीं देखते कि आने वाले वक्त में वो कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अभी मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल, तो मुझे बिल्कुल वो नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कारितास का मेरा और क्लर्जी का जो नहीं यस्मीन, मेरी बात सुने प्लीज।